तो आज हमारे पास जो सेशन है, लाइव सेशन, वो उसका एजेंडा क्या है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, इस यूपीएससी के एग्जाम के लिए अभी जो बैच के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर हैं। बाकी जो टारगेट आईबी एग्जाम में पब्लिक चैनल में आकर देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये हमारे जो बैच है उसी का एक्सटेंशन है। हमने 2013 से पहले 2023 तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, और ऐसे नहीं कि फॉर्मेट आंसर दिखा दिया और उसी से पढ़ा दिया हो गया काम। हम हर एक पिक को, उसका बैकग्राउंड, उसके सारा कवरेज करते हैं हर एक एंगल से, ताकि आखिरी में ऐसे की ही बात करें तो जब आप एग्जाम से पहले 11 क्वेश्चन पेपर्स हुए, 6 क्वेश्चंस पर पेपर आते हैं, तो 66 टॉपिक्स तो आप पूरे के पूरे कवर करके जाओगे, जिसमें काफी बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। तो इससे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो 2013 से 2020 का एनालिसिस पूरा कवरेज मैंने बैच के अंदर कर लिया है, लेकिन 2021, 22 और 2023 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एसए के हो, अभी तो एसए करेंगे हम पहले, वो कंप्लीट करूंगा मैं पब्लिक चैनल में, ताकि जो स्टूडेंट नहीं आ रहे कोर्स के अंदर तो उनको थोड़ा फायदा हो जाए लास्ट के 2-3 साल के क्वेश्चंस देखकर। तो ऐसे ही सारे हमारे सेशंस होते हैं और उसी में हम ऐसे लाइव जाते हैं। पीपल कैन वर्बली टॉक टू मी, अगर उनको कोई भी क्वेरी होती है सेशन के अंदर, दे कैन आस्क द क्वेश्चंस डायरेक्टली। और ये क्लासेस फिर लाइव चल रही होती है, उसको भी साथ साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है और फिर बैच में अपलोड कर दिया जाएगा। और ये वाला जो सेशन है ये मैं बल्कि पब्लिक चैनल में भी अपलोड करूंगा, जो हमारे टेलीग्राम की पब्लिक चैनल, टारगेट आईबी एग्जाम्स हो गया, एनसीआरटी ग्राम हो गया, ये सब हो गया। मेरा पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट है @mindmaps_आकाश। तो कोई भी अगर सेशन के रिगार्डिंग भी क्वेरी होती है, बैच के रिगार्डिंग भी, तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इसका जो लिंक है वो अभी डाल दूंगा जब इस लाइव सेशन खत्म हो, जब ये अपलोड करूंगा मैं क्लास, अभी साथ साथ रिकॉर्ड हो रही है। तो ये 66 टॉपिक्स तो हम देखेंगे ही पूरा इस बैच के अंदर। साथ में हम लोग ना 35 to 40 कुछ ऐसी इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट की सिटिंग्स के रिगार्डिंग हो गया हो, या चाइना के रिलेशंस के साथ हो गया हो, या फिर और जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, सोसाइटी के ऊपर सोशल इश्यूज हैं, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे जो इस साल, पूरे एक साल में, बल्कि हम लोग जनवरी 2023 से शुरू करेंगे, देखेंगे कि पूरे इस साल में ऐसा क्या इवेंट हुए हैं जो यूपीएससी में आने के चांसेस, इस पेपर में आने के चांसेस बहुत सारे हैं। ऐसे ही 2023 और 2013 से 2023 तक का हम आर्ग्यूमेंट्स राइटिंग भी पूरा करेंगे, एनालिसिस, वैसे ही रिपोर्ट करेंगे और वैसे ही सारी चीजें करेंगे अपने सीएपीएफ पेपर 2 के बैच में, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस आप अच्छे से कर लो। क्योंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि यूपीएससी के पेपर की प्रिडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता। आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही समझते हो कि क्या पूछ सकता है यूपीएससी इस साल से। इसीलिए बहुत बड़ा एक ब्रैकेट लेके चल रहे हैं हम, ताकि हमें समझ आ सके कि पूरी थिंकिंग क्या है यूपीएससी की और वो डिमांड क्या करता है। तो आज हमारे पास जो पेपर है बेसिकली ऐसे ही होगा जैसे हम बैच में करते हैं, वैसे 2021 के लिए करेंगे। हर एक टॉपिक के बैकग्राउंड को, उसके चारों तरफ के 360 डिग्री एंगल से हम लोग समझेंगे उसको, और वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही 100+ टॉपिक्स जो हैं हम कंप्लीट करेंगे सिर्फ ऐसे राइटिंग के लिए ही, बाकियों के लिए भी हम इतने ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो 2021 पेपर जो हुआ था उसका एक फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, आई होप आपने 2021 का पेपर जो है वो देखा हो, ठीक है, और कैसे उसमें हुआ था बेसिकली पेपर, कौन से क्वेश्चंस आए थे, और हम ये भी समझेंगे कि क्यों क्वेश्चंस पूछे गए उस साल इस तरीके से। पहला क्वेश्चन ही आपको एक चीज समझाने की कोशिश करेगा कि क्यों यूपीएससी ने पूछा क्वेश्चन है वर्क फ्रॉम होम अ बून और अ बेन। आप जानते हैं 2020 में जब कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ था, अनफॉर्चुनेटली बहुत डेथ भी हुई उसके अंदर वर्ल्ड वाइड, लेकिन उस वक्त एक प्राइवेटाइजेशन जब जितनी हुई है वर्ल्ड में, उसमें एक नया एलिमेंट देखा गया विच इज वर्क फ्रॉम होम। अब यूपीएससी को, आपको पता है यूपीएससी कितना डायनेमिक है, जो चीज वहां पे हुई होगी बेसिकली उस साल में, उसी के रिगार्डिंग आपके पेपर 2 से उठा के, पेपर 1 से जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो वहां से उठा के आपसे सवाल पूछ लेगा। तो पेपर 1 आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप पेपर 2 में ये सारे एनालिसिस को समझ पाओगे। अब ये एक बहुत ही, मतलब आप समझ लीजिए कि रेवोल्यूशनरी फिनोमिनन था, एटलीस्ट इन आवर कंट्री। ठीक है, क्यों?
क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज देखोगे और जापान देखोगे, यूएस देखोगे, तो वहां पे यू विल नोटिस कि ये वाले फिनोमिनन पहले से चल रहे हैं। ठीक है, बहुत बार जब आपको लीव लेनी होती है, सिक लीव्स होती हैं, या फिर इफ यू आर नॉट विलिंग टू वर्क एट दी साइट, तो आप क्या बोलते हो कि मैं अपने घर से काम कर सकता हूं। हमारे यहां पे ये इसलिए नहीं आ रहा था बिकॉज डिजिटल डिवाइड जो है ना हमारी कंट्री के अंदर, वो एक बहुत बड़ा इशू है। बट थैंक्स टू डिजिटल इंडिया, जो इनिशिएटिव चलाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उसके बाद फिर 2016 के बाद 17 के बाद जो इंटरनेट का जियो की तरफ से जो प्लान्स आए, उसके बाद जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, तो पूरा स्ट्रक्चरल चेंज जो हुआ ना, उसकी वजह से इतना तो था इस कंट्री के अंदर कि पीपल कैन एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम। उनके पास इतने रिसोर्सेज तो थे कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकें। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के लिए क्या चाहिए आपको? यू नीड वर्क साइट, स्टेबल इंटरनेट, ठीक है, ये चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये ऑलरेडी काफी सालों से जो इंटरनेट इतना सस्ता हुआ है धीरे धीरे, शुरुआत में तो इनकमिंग तक के पैसे रखते थे, एक वक्त ऐसा था, फिर इनकमिंग फ्री किया रिलायंस ने, उसके बाद फिर आउटगोइंग इतना महंगा था, उसके बाद जियो ने जिस तरीके से पूरा डिजिटल रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की, एक बहुत ही छोटे प्राइस से शुरू किया और उसमें आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है एंड एवरीथिंग। तो ये सब चीजें जो हैं, इससे जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए थे, ये तो तय था कि कोविड-19 में जो ये इतनी बड़ी आपदा आई, उसके लिए वर्क फ्रॉम होम एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी, उसके लिए इंडियंस रेडी थे। लेकिन यूपीएससी ने इससे आगे बढ़कर एक बात पूछी है। मुझे लगता है कि यूपीएससी का जो लेवल था, उन्होंने ये पूछना चाहिए था कि वर्क फ्रॉम होम जो था वो कितना वायबल ऑप्शन था इंडिया के लिए। लेकिन उन्होंने आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछा है, बून और बेन, ठीक है, दोनों चीजों में से बताइए क्या है ये। तो हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या हुए इससे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या हुए। दोनों को अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो, एडवांटेज में पहली बात तो मान लीजिए कि आप जितने भी सिटी में जाते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, यू नो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर जो ट्रैफिक है और एवरीथिंग दैट इज देयर, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में ना बहुत टाइम लगता है। तो इस वर्क फ्रॉम होम की वजह से यू कुड हेल्प सेव इकोनॉमिकली। आप बहुत हद तक अपनी सेविंग्स जो हैं उसको इंक्रीज कर सकते थे। किस तरीके से? आपका जो टाइम है ट्रैवल करने का, इसको बोलते हैं कम्यूटेशन का टाइम, या कम्यूट करने का जो टाइम है वो कम हो गया। ठीक है, उससे क्या होता है, क्योंकि आप समझिए इस बात को कि जब आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं ना, तो ओवर टाइम में क्या होता है, आपका जो है ये चीज कन्वर्ट किस चीज में हो जाती है? इल हेल्थ में हो जाती है, या स्ट्रेस के अंदर, ये चीजें उसमें हो जाती है। तो वर्क फ्रॉम होम से जैसे ही आपने बेसिकली वो कम्यूटेशन का जो अपना टाइम खत्म किया, उससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो हेल्थ इश्यूज और स्ट्रेस इश्यूज जो होते हैं आपको इतना ट्रैवल करने की वजह से, ओवर टाइम वो धीरे धीरे कम होते हैं। इससे क्या बढ़ता है? बेसिकली इससे बढ़ती है आपकी इफेक्टिवनेस। ठीक है, इफेक्टिवनेस बढ़ती है और आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि नाउ यू कैन एक्चुअली विदाउट वरिंग कि आपको इतना दूर जाना है। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर एनसीआर का एग्जाम्पल लेंगे या मुंबई का, बेंगलोर का एग्जाम्पल लेंगे, तो आपको पता है कि अगर आपको ऑफिस 8 घंटे का है, तो 1.5 घंटा सुबह जाने में, 1.5 घंटा शाम को आने में, 3 आवर्स तो उसमें, तो इट इज लाइक 11 आवर्स की आपकी जॉब है। वो जो 3 आवर्स चले जाते हैं ना, ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि आप एक जगह बैठे हैं, बट यू आर एक्चुअली इन मोशन, कार के अंदर हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कार चल रही है, आगे रुक रही है, या बाइक से जा रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो वो कम हुआ। एक और चीज ना, अगर आप सीजनल वेरिएशंस देखते हो जैसे सिटीज के अंदर, या सीजनल डिफिकल्टीज देखते हो, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल इसका क्या है, हर साल आपका मुंबई के अंदर इशू होता है कि मुंबई में फ्लडिंग हो जाती है एक टाइम पे। तो वो जो सीजनल डिफिकल्टीज हैं, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया मुंबई, तो वो सीजनल डिफिकल्टीज भी ना वो कम हो गई, क्योंकि अब लोगों को इतना परेशान होकर ऑफिस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी कि पहुंच नहीं पा रहे, लेट पहुंच रहे हैं, तो ये सारी चीजें में हेल्प हुआ बहुत। सेकंड क्या हुआ कि शेड्यूल में एक फ्लेक्सिबिलिटी आई, क्योंकि आप देखते होंगे कि कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं यार सुबह ऑफिस जाना होता है, शाम तक आते आते इतना थक जाते हैं कि वी आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू आवर फैमिली। तो जैसे ही शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी आई, तो आपको क्या हुआ कि आप हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं
ठीक है, उसको आराम से केटर करने लगे। ये आपको ना कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए। अगर आप खुद ही सोचोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको लिखना क्या है बेसिकली। लेकिन इशू ये है कि आप जब फॉर्मेट वाले ऐसे से पढ़ते हो ना तो आप सिर्फ फॉर्मेट से सीधा ऐसे पढ़ लेते हो और आगे लिखते भी वही फॉर्मेट वाला ऐसे हो। समझने की बात यह है कि आपको आर्ट ऑफ राइटिंग जाननी जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया जैसे यूपीएससी के क्वेश्चंस को आप कभी ये ही नहीं सोच सकते कि क्या आने वाला है, आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते 100%। कुछ आप ये रख सकते हो कि हाँ एक आइडिया हो सकता है कि पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आप उन्हीं फॉर्मेट ऐसे से चलते रहोगे तो कभी लिखने की जो आदत है, सोचने की जो आदत है, वो कभी नहीं कर पाओगे। तो वो सोचने की आदत डालने के लिए हम लोगों ने बैच चलाया बेसिकली कि आप सोचने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर हम आगे जाएं, शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। एक जो आजकल पर्सनल टाइम या इसको बोलते हैं मी टाइम, ये आपने सोशल मीडिया पे बहुत देखा होगा कि यार मुझे मी टाइम नहीं मिलता, मैं अपने लिए जो अपनी मेरी हॉबीज हैं या जिससे मुझे खुशी मिलती है, जिससे मुझे बेसिकली थोड़ा सा सुकून मिलता है, वो चीजें मैं नहीं कर पाता हूं। तो पर्सनल टाइम और मी टाइम में ना बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। इसमें क्या है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, बिकॉज आपको अब पता है कि आपको अपना अगर स्ट्रेस भी हो रहा है, फैमिली का स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, तो उसको आपके पास हमेशा एक हॉबी होती है कि जब आप उसको चीज को करते हो ना तो आपकी जो ये स्ट्रेस वगैरह जो है और जो एंजाइटी होती है वो खत्म हो जाती है। तो एंजाइटी खत्म होती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और एक और बहुत बड़ी चीज हुई जो लोग नोटिस नहीं करते, दैट इज जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी बढ़ गई। क्यों? समझ के देखिए कि बहुत बार क्या होता है कि अब जैसे बहुत सारी कंपनीज ने अब तो क्या कर दिया, वर्क फ्रॉम होम को ना बहुत आसान कर दिया। अब बहुत सारी कंपनीज ने उसको परमानेंट वर्क फ्रॉम होम कर दिया। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं तो गवर्नमेंट ऑफिशियल हूं तो मेरे को तो नहीं होता ऐसा कि वहां पे जाओ और वो सब करो, तो वो इशू होता है। मेरे को तो हमारे टाइम पे तो बंद नहीं था, लेकिन जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं ना बेसिकली उनके लिए फायदा ये है कि अब जैसे मान लीजिए आप अगर हैं एक रूरल एरिया में रहते हैं, ठीक है, तो रूरल अर्बन डिवाइड जो है ना उसके बारे में बात करेंगे। कैसे? कि मान लीजिए आप एक, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, आज तो हर जगह ये आपको देखने को मिलता है कि लोगों को ना अपना घर छोड़ के आना पड़ता है क्योंकि उनकी जॉब लगती है गुड़गांव या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में। नाउ दे फील होम सिक। होम सिक का मतलब बहुत टाइम अपने घर पे रहने के बाद जब आप अकेले रहते हैं तो आपको बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कैसे? इतना सारा जो हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, ठीक है, उनको करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है, जिससे धीरे धीरे क्या होता है, जो बॉडी है वो धीरे धीरे वेयर ऑफ होने लगती है, थकावट होनी शुरू हो जाती है। और जो होम सिकनेस होती है, क्योंकि क्या है ना कि व्हेन यू लिव अराउंड योर फैमिली देन यू आर एट द मोस्ट एफिशिएंट लेवल, ये बात सच है। तो इसीलिए ये जो होम सिकनेस का जो इशू था वो रूरल एरिया से आपको अर्बन एरिया में रहना पड़ रहा था, अब आप अपने घर से ही, रूरल एरिया से ही एक बेटर इंटरनेट कनेक्शन लेकर वहां पर आराम से अपनी जॉब अपने घर वालों के साथ बैठकर कर सकते हो। दूसरा, जो लोग रूरल एरिया या अपने घर छोड़ने में बहुत ज्यादा हिचकिचाते थे कि यार घर छोड़ के कैसे जाऊंगा या मेरा मन नहीं है, उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब वो रूरल एरिया छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं है उनको, वो अपने घर बैठे ही जॉब ले सकते हैं और घर पर बैठकर ही काम कर सकते हैं। ये बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने नोटिस किया है। तो आप अगर अपने आसपास से चीजें देखते हो तो नोटिस किया करो चीजों के कितने फायदे हर चीज से हो रहे हैं और हर चीज से कितने नुकसान है। क्योंकि यूपीएससी में आप नोटिस करोगे जो आप चीजें छोड़ देते हो, ऐसे ही उनको अनदेखा या अनसुना कर देते हो, वहीं से कभी कभार आपके लिए ना बहुत हेल्प हो जाती है। तो यूपीएससी आपके इन गैप्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, जो सीडीएस के एग्जाम में भी किया था। तो गैप्स को भरो अपने, उनको पता है यूपीएससी को कि कौन सी न्यूज है जिसको आप पक्का छोड़ दोगे, बस वो वहीं से पूछ लेता है। तो हर चीज पे एक पूरी पकड़ होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अब सीधी सी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि सब हंकी डोरी ही था। इट्स नॉट लाइक के बिल्कुल सही ही हो रहा था सब कुछ। वर्क फ्रॉम होम वाज सो बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी, इट वाज नॉट लाइक दैट। कुछ इश्यूज भी आ रहे थे, लेकिन ठीक है, बिकॉज आप, सीधी सी बात है कि एक सिंगल पेंट से पूरी सिटी को क्लीन नहीं कर सकते हो, या एक सिंगल पेंट से कलर से पूरी सिटी को पेंट नहीं कर सकते हो आप। जरूरी है कि आपको हर चीज की तय तक जाके समझना जरूरी है कि इससे हर किसी को फायदा नहीं हुआ होगा, कुछ नुकसान भी हुआ।
जैसे सबसे बड़ा नुकसान जो है, पीपल हु आर लिविंग अलोन, जो अकेले रहने की आदत है जिनको, या फिर वो थोड़ा सा सोशलाइज करने के लिए ऑफिस चले जाते हैं, वो सब है, एक सेक्लूजन और लोनलीनेस की एक बहुत बड़ा इश्यू शुरू हो गया, क्योंकि सम पीपल डू नॉट हैव दिस, मतलब उनको ना वो आदत नहीं है घर बैठने की, दे जस्ट रियली वांट टू जस्ट गो आउट ऑफ द हाउस। तो उससे ये सेक्लूजन और लोनलीनेस का प्रॉब्लम शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि आपको जो सोशल इंटरेक्शन है जो आपके ऑफिस में होता है आपका, वो जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और सोशल इंटरेक्शन कम होने की वजह से आपको लोनलीनेस या एंग्जाइटी फील हो सकती है। दूसरा, किसी भी कंपनी में जब आप एक टीम में काम करते हो तो टीम बिल्डिंग प्रोसेस बहुत जरूरी है। तो टीम बिल्डिंग की अगर आप बात कर रहे हो या फिर टीम बॉन्डिंग की हम बात करें, तो टीम बॉन्डिंग जो है वो कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हर वर्कर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। कैसे? क्या होता है कि हर टीम का जो काम होता है, जब आप सोशली इंटरैक्ट करते हो उनसे, तो यू गेट द आइडिया कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या काम कर रहा है। आई हैव टू डू दिस जॉब, इट हैज, दैट पर्सन हैज टू डू दिस। और आप एक साथ ही जब एक पूरे लॉबी में बैठ के काम करते हो, सो यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग। तो यहां से टीम बिल्डिंग और टीम बॉन्डिंग जो है ना, वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी है ना, वो फिर टूट जाता है आपका। ठीक है, प्लीज अपनी स्पेलिंग्स का पूरा ध्यान देना। स्पॉन्टेनिटी जो है वो लूज हो जाती है। एक स्पॉन्टेनिटी का मतलब समझ रहे हैं कि आपको पूछना भी है किसी से, तो एक बार बस उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला कि यार ये बताइए मुझे, फिर किसी से पूछ लिया, किसी से पूछ लिया, डेस्क टू डेस्क जाके आप पूछ सकते हो। यहाँ पे ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होती जब आप घर से इंटरैक्ट करने की कोशिश करते हो। थर्ड जो है, कंपनी कल्चर जो है, उसका एक बहुत बड़ा वो जो होता है, ठीक है, कंपनी कल्चर को बरकरार रखना एक चैलेंज होता है, बिकॉज डिसिप्लिन जो है, जो आपको अपने एम्प्लॉयज में चाहिए, तो डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉयज जो होते हैं वो एक चैलेंज हो जाता है। ठीक है, कंपनी कल्चर बरकरार नहीं रह पाता, और जो वैल्यूज जो है कंपनी की जो डाली जाती है, जैसे बहुत सारी कंपनीज है, गार्टनर कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी जहां पे उनकी एक वैल्यूज है जिससे वो काम करते हैं। तो वो कंपनी कल्चर की वैल्यूज और उसको कल्चर को बरकरार रखना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और जैसे आप अगर न्यू कमर भी हैं, तो बहुत बार आप कंपनी के लिए इतना एंथुजियाज्म इसलिए भी हो आपके अंदर होता है बिकॉज आप जानते हो उस कंपनी का कल्चर, कि वो अपने एम्प्लॉयज को कितना ज्यादा वैल्यू करती हैं। ठीक है, लेकिन जब आप न्यू कमर हो और आपने अपने घर से ही कंपनी को ज्वाइन किया है, आप जानते ही नहीं है उनकी कल्चर और वैल्यूज कैसी है, बिकॉज यू कैन नॉट जज अ पर्सन्स इंटेंशंस ऑन अ वॉइस कॉल और इवन ऑन अ वीडियो कॉल। जो इंसान को देखकर उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते हो ना कि वो क्या इंटेंशन है उस इंसान की, वो आप यहां से नहीं समझ सकते हो। तो इसलिए जो न्यू कमर्स भी होंगे ना, उनके लिए बहुत ही अजीब होगा बेसिकली इस कंपनी कल्चर को समझना घर बैठे बैठे, और इस कंपनी कल्चर और वैल्यूज को देखकर इतना एंथुजियास्टिक होना कंपनी की तरफ। तो डेफिनेटली आप एक ऐसे नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ही काम करोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। एक और इशू को अगर हम देखें, कि ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आपको लगे कि आप मनी सेव कर रहे हैं शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जब आप नोटिस करेंगे कि आपके घर में जो बैठकर यू आर यूजिंग योर अप्लायंसेस, जो होम अप्लायंसेस हैं आपके, उनको इतना यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, वो भी एक हद से बहुत ज्यादा बढ़ेगा डेफिनेटली। एक चीज मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कनेक्ट कर सकते हो। अभी जब अरविंद केजरीवाल जी गवर्नमेंट में जो दिल्ली चल रही है, चल रहा है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने 200 यूनिट्स के आसपास ना बिजली फ्री की हुई है। मतलब अगर आप 200 यूनिट्स तक बिजली अगर कंज्यूम करते हो तो आपका जो बिल है वो जीरो आएगा, लेकिन जैसे आप उससे ऊपर जाओगे तो यूल हैव टू पे। तो इशू ये हुआ कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन थोड़ा सा एकदम कम हुआ एंड पीपल वर अलाउड टू गो आउट, तो लोग अपने घर के बिल लेकर सीधा का सीधा डिपार्टमेंट के बाहर पहुंच गए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या वाटर डिपार्टमेंट। अब उनको ये समझ ही नहीं आई ये बात, ये वो समझ ही नहीं पाए कि भाई जब आप घर पे बैठे हो ना, तो आपने ऑफ कोर्स जो है बिजली ज्यादा कंज्यूम की होंगी, और इसीलिए आपसे बिल आया है और आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके। तो ये वही वाली बात है कि आपको लगता है कि जब आप ऑफिस वगैरह जाते हो कि आपको पता है कि बहुत कम खर्च होता है, आपके होम अप्लायंसेस का यूसेज कम होता है, कंजम्पशन कम होती है इलेक्ट्रिसिटी की एंड वाटर की, लेकिन जब आप घर रहते हो तो वो चीजें और बढ़ जाती है। तो ये मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको बस एक नॉर्मल चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। साथ में अब ऐसा नहीं है कि हर चीज को आप वर्क फ्रॉम होम से जोड़ दो। अब जहां पे फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है
वहां पे आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। जैसे आपके वॉचमैन हो गए, ठीक है, वॉचमैन हो गए, हाउस कीपर्स हो गए, उनको बिकॉज कोविड-19 का टाइम चल रहा है, अब इन हाउस कीपर को वर्क फ्रॉम होम कैसे करें? वो घर से आपके बैठे बैठे आपके घर में झाड़ू कैसे मार सकती है? दिस इज नॉट पॉसिबल। वॉचमैन कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है उस प्राइवेट बिल्डिंग को अपने घर बैठे बैठे? तो इनकी जो जॉब्स के लॉसेस हुए हैं ना, डिस्पाइट वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है, वो सब लोग तो कर रहे हैं जो एम्प्लॉइज हैं, लेकिन ये लोग नहीं कर पा रहे, तो इनकी जो जॉब्स हैं वो लूज हुई है बेसिकली। ठीक है, इसका मतलब जो मैनुअल या फिजिकल जॉब है वो कंप्लीटली अलाइंड नहीं है वर्क फ्रॉम होम वाले कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का एक इशू आया था वर्क फ्रॉम होम आने के बावजूद भी। तो ये चीज थी जो वर्क फ्रॉम होम की अब बून और अब बेन हम देख रहे थे। ठीक है, अच्छा, इसमें आप जब कंक्लूजन लिखोगे, डेफिनेटली अब आपने एडवांटेजेस लिखे, डिसएडवांटेज, तो कंक्लूजन में आप ये लिखोगे डिस्पाइट द न्यू कल्चर ऑफ वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, बट स्टिल कुछ चैलेंजेस हैं जिसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस जिससे आप घर बैठे काम कर सकते हो, डिवाइड जो है कम होगा आपका, रूरल डिवाइड है और वो सब चीजें हैं, लेकिन हमें ये चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वी शुड एक्चुअली इनकलकेट द वैल्यूज ऑफ मेडिटेशन एंड योगा, ताकि वो जो घर बैठने का वो सेक्लूजन और लोनलीनेस का जो इशू है ना, वो भी आप किसी हद तक कम कर सको। बाकी सारी चीजें बेटर है वर्क फ्रॉम होम में। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। इसको हमने ब्रीफली हर एक एंगल से सोचने की कोशिश की। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इशू आता है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ये मतलब जैसे ये पार्टी पॉलिटिक्स जो है ना, मैं समझा देता हूं आपको। टॉपिक क्या है? टॉपिक है पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस। अच्छा, ये क्या कह रहा है? आज जो आप पार्टीज देखते हो और वो जिस तरीके से पॉलिटिक्स करती हैं अपनी, वो बहुत हद तक अपनी फैमिली को ही आगे लाने के लिए कर रही होती है, और बेसिकली वो अपना फैमिली धंधा बना रखा है उन्होंने बेसिकली। समझ के, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। तो जो भी पार्टीज हैं, जब भी अपनी वो पॉलिटिक्स को एक्सपीरियंस करती है, एंजॉय करती है, तो वो अपनी फैमिली के बारे में ही देखती है, नॉट अबाउट दी कंप्लीट पार्टी। और वो पार्टी भी पूरी उनके फैमिली के आसपास ही चलती है बेसिकली। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में, अब ऑफ कोर्स आप आपसे पूछा है पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में, तो आप शुरुआत भी उसी से करेंगे। आप जानते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर यूएस जैसा हिसाब तो है नहीं कि सिर्फ दो पार्टी होंगी, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, ऐसा नहीं है। या फिर सिर्फ चाइना की तरह जहां पे एक सिंगल पार्टी सिस्टम है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे बिकॉज ऑफ आर डाइवर्सिटी, इतनी सारी कम्युनिटीज, इतने सारे चैलेंजेस इसमें आते हैं, तो डाइवर्सिटी की थर्स्ट को फुलफिल करने के लिए जरूरी है कि हर डाइवर्सिटी को एक वॉइस दी जाए। इसलिए हमारे यहाँ पे जो कल्चर है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम का। इसका मतलब कि सिर्फ एक या दो पार्टी से नहीं चलता देश। हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टीज हैं और बहुत ही अलग अलग जगह से निकल के आती हैं वो पार्टीज, और बेसिकली एक बहुत ही हमारी डाइवर्सिटी जो है कंट्री की, उसको नरिश करती है और फुलफिल करती है। इंडिपेंडेंस के बाद आपको पता है कि एक ही सिंगल पार्टी थी, कांग्रेस, बहुत सालों तक, और इसीलिए उस टाइम पे जो हमारा पार्टी पॉलिटिक्स थी उसको कांग्रेस सिस्टम बुलाया जाता था। लेकिन एक ऐसा टाइम आया, इमरजेंसी के बाद से ऐसा होना शुरू हुआ 80s और 90s में, इफ यू विल नोटिस, तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का ना एक बहुत बड़ा जो वो है शुरू हुआ। सॉरी, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब पता है ना आपको? सक्सेशन से चीजें चलती आ रही हैं। कैसे? अगर पापा जो हैं वो पॉलिटिक्स में है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉलिटिक्स संभालेगा वो कौन होगा? उनका बेटा, उसके बाद उनका बेटा या उनका भाई, तो वो फैमिली के अंदर ही रहता है। इसको बोलते हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। 1 सेकेंड। तो ये चलता आ रहा था। अब अनस्टेबल गवर्नमेंट जब हुई 80s और 90s में, जब दे रियलाइज्ड कि कांग्रेस जो है वो अब अकेले ये सारी चीजें नहीं कर सकती है, कांग्रेस का भी धीरे धीरे क्या हुआ, डाउनफॉल होना शुरू हुआ। तो उससे क्या हुआ कि रीजनल पार्टीज ना आनी शुरू हो गई। ठीक है, रीजनल पार्टीज आनी शुरू हो गई, बिहार के अंदर हो गई, आपकी कर्नाटका के अंदर हो गई, बहुत सारी पार्टीज जो हैं, ठीक है, जैसे डीएमके, एसपी, बीजेडी, ये सारी बहुत सारी चीजें पार्टीज आने लगी।
ये पार्टीज ना एक नेशनल इमेज के लिए साथ नहीं थी, ये बेसिकली अपना फैमिली जो है, ठीक है, इट यूज टू रिवॉल्व अराउंड देयर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। वो फैमिली में, अच्छा आप इन पार्टीज का नाम मत लिखिएगा, ठीक है, कांग्रेस लिख दीजिए, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम की जब बात करेंगे, कांग्रेस थी शुरू से। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात कीजिए, रीजनल पार्टीज की बात कीजिए, यहां पे किसी एक सर्टेन पार्टी को आप मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि नहीं लिखते हैं ऐसा। इससे क्या होता है कि आपका जो बेसिकली ऐसे है वो बहुत ज्यादा कभी कभी बायस्ड लग सकता है कि आपने इन्हीं पार्टीज का क्यों नाम लिखा। तो इसीलिए ये जो है कोशिश कीजिएगा कि पार्टी का नाम ना लिखें। अब फैमिली मेंबर्स में क्या हो रहा था कि वो उन्हीं फैमिली मेंबर्स को लेटरल एंट्री दिला रहे थे पॉलिटिक्स के अंदर, या फिर मेजर जो पोजीशंस हैं कंट्री के अंदर, वहां पे लेटरल एंट्री मतलब कि आप सीधा नहीं घुस रहे हैं उसमें एक फॉर्मल प्रोसेस से, आपको दूसरे प्रोसेस से लाके वहां पे एनरोल किया जा रहा है, ठीक है, अपॉइंट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हम देख रहे थे, ठीक है, और पॉलिटिक्स में अपने ही फैमिली मेंबर्स को डाल रहे थे, ठीक है। अब जैसे मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कांग्रेस है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस, आप लिख के मत आना। बिग लीडर्स जो हैं रीजनल लेवल पे, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि अपने ही प्रेफरेंस दे रहे हैं अपने बच्चों को। अब जैसे कांग्रेस जो है, ऐसा होता है कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स हैं, मान लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे हो गया लीडर्स, ठीक है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर कांग्रेस के लीडर्स हैं। मैं अभी सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नेशनल पार्टी की बात कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे अगर एक ए है आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी, बी है, सी है कॉन्स्टिट्यूएंसी, डी है, तो क्या होगा कि कांग्रेस जब रीजनली भी काम करेगी, तो जैसे अगर यहाँ पे एक अभिषेक के नाम से एक आदमी है जो इलेक्शन लड़ रहा है, अब उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका दबदबा बन जाएगा, तो एक टाइम पे जब वो अपनी पॉलिटिक्स छोड़ेगा तो उसका बेटा आके इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आगे संभालेगा, ठीक है। तो ये भी हमें देखने को मिला था कि सन्स, डॉटर्स या फिर क्लोज फैमिली मेंबर्स को बहुत हद तक जो है जोड़ा जा रहा था इस पॉलिटिक्स के साथ। 2000 के बाद क्या हुआ, जब बीजेपी पावर में आई, तो बेसिकली इससे क्या हुआ कि एलिगेशंस जो थी कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आप कर रहे हो, बहुत सारी पार्टीज पे ये एलिगेशंस लगे, तो ये धीरे धीरे इमर्ज होना शुरू हुए, ठीक है। लेकिन जैसे आप एक बात को समझिए कि यूपीएससी ने क्वेश्चन क्यों पूछा है, क्योंकि यूपीएससी, आपको पता है, डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, मोटा मोटा। देखो, पार्टी पॉलिटिक्स, इतनी मल्टीपल पार्टी सिस्टम होने का सबसे पहले वजह थी क्या? प्लूरलिज्म में हम लोग बिलीव करते हैं, ठीक है। प्लूरलिज्म मतलब कि हर ऐसा कोई सिस्टम हो जिसके अंदर सभी लोगों को ना अपना अपना शेयर मिल जाए, डिसीजन मेकिंग का एक पावर मिल जाए, सब लोग अपना डिसीजन लेने के लिए तत्पर हो, और लोग अपना इनपुट भी दे सकें उस चीज में। तो प्लूरलिज्म के ऊपर बेस था, ठीक है। मल्टीपल आइडियाज होंगे तभी डाइवर्सिटी को आप केटर कर पाओगे, ठीक है। अब यहां से क्या शुरू हुआ, आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू हो गई, ठीक है। सिर्फ वोट बैंक, उस एरिया के अंदर जो भी आपके ज्यादा हैं बेसिकली, ठीक है, या फिर आप जिस कम्युनिटी से आ रहे हैं वहां के ही फैमिली मेंबर्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे एक यादव लीडर है, कांग्रेस का ही कोई है, और ऐसी रीजन में यहाँ पे यादव जो है कम्युनिटी ज्यादा है, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है ना, वो बताती है कि सारी जो पॉलिसीज होंगी, ये सारा बेसिकली आपको आप जो उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करोगे, वो यादव कम्युनिटी के आसपास ही होगी। इसको बोलते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है, कि आप एक सर्टेन कम्युनिटी को ही बार बार ल्योर किए जा रहे हो ताकि वो आपको जिताती रहे। क्योंकि सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पे जो भी इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं बेसिकली, वो ऐसा नहीं होता है कि आपको 51% ही वोट लाने पड़ेंगे तभी आप मेजोरिटी में आएंगे और आप पार्टी में एक मतलब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन जीतेंगे। आपको पता है, अगर 100 वोट्स टोटल डले हों, तो बेसिकली अगर आपके 20 भी वोट्स आए हों, बाकी पार्टीज के, बहुत सारी पार्टी थी, किसी के 9 रहे हो, 8 रहे हो, 16 रहे हो, 19 रहे हो, वो नहीं जीतेगा, आप जीतोगे। अब देख रहे हैं, आपने बेशक 20% वोट्स ही लिए, लेकिन आप वहां पे इलेक्ट हो गए। तो ऐसा मेजॉरिटी वाला हिसाब नहीं है बेसिकली। जैसे वो आप देखते हो ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसमें देखते हो आप पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में, वो यहाँ पे सिस्टम है नहीं। तो वोट बैंक में आप ऐसा कोशिश करते हो कि जो कम्युनिटी का ज्यादा दबदबा होता है वहां पे, उन्हीं को आप ज्यादा ल्योर करने की कोशिश करते हो। दूसरा क्या होता है कि आपको
पता है ऑफ कोर्स कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यहां पे चीजें चेंज हो जाती हैं, ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। हर चीज फैमिली के इर्द गिर्द ही चलती रहती है, एंड फॉर द फैमिली। इससे इशू क्या होता है, इससे जो डेमोक्रेटिक नेचर है ना इलेक्शंस का, उसको बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आता है। कैसे, मैं बताता हूं। डेमोक्रेटिक नेचर होता है इलेक्शंस का कि आपको, अगर आप एक लीडर हैं, ठीक है, आपको जनता वोट देगी, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, जनता आपको वोट दे रही है तो जनता चाहती है कि आप उनकी आवाज बनो, और आवाज बन के आप उनकी आवाज को पार्टी में या उस टाइम जो गवर्नमेंट चल रही है वहां पे उनको आवाज को आगे बढ़ाओ, ताकि वो जो आवाज है वो सुनी जा सके और उस पर कोई पॉलिसी बनाई जा सके। लेकिन जब आपको बोलने का ही हक नहीं है उसमें, क्योंकि हर चीज फैमिली जो डिसाइड करेगी, पूरी पार्टी को वही डिसाइड करना पड़ेगा, तो इससे क्या होता है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी हो जाती है, ठीक है। और जो सिटीजन्स हैं इस कंट्री के, या फिर जिन्होंने वोट दिए हैं, वोटर्स हैं, वोटर्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता है, ठीक है। इंटरनल डेमोक्रेसी है नहीं, वोटर्स वॉइस रिमेन्स अनहर्ड, तो डेमोक्रेसी तो खत्म हो गई जब चल ही फैमिली मेंबर्स के हिसाब से रहा है, ठीक है। एक और बहुत बड़ा इशू होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर। सीधी सी बात है, अगर आप जितना भी हमारे यहां पे देखेंगे तो कहीं पे भी सेपरेशन ऑफ पावर्स आप जानते हैं, डीपीएसपी के अंदर भी इसका आर्टिकल दिया हुआ है। तो हमारे जो पूरा कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड है। किसी एक के हाथ में पावर कभी दी ही नहीं जाती, उसको पावर दी जाएगी तो दूसरे हाथ में उसके लिए लिमिट भी डाली जाएगी। लेकिन जब ये पार्टी पॉलिटिक्स, अब आपको पता है गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज डिजाइन की जाती हैं वो पार्टी इंटरनली पहले डिसाइड करती है और उसके बाद फिर आगे उसका प्रोसेस चलता है, ठीक है। आई होप ये तो आप समझते होंगे। तो अब क्या हो रहा है कि उसमें जो है एक ही जगह कंसंट्रेशन है, वही डिसाइड कर रहे हैं कि क्या लॉ बनाने चाहिए और क्या करना चाहिए, और उसके बाद आपका से ही नहीं है उसमें। ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ पावर। मेरिटोक्रेसी को कोई हिसाब ही नहीं रहा। मेरिटोक्रेसी का मतलब ऐसा कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूं, और मैं जब वहां पे काम कर रहा हूं तो मेरे साथ काफी सारे लोग काम कर रहे हैं। अब जो वहां की पॉपुलेशन है, मेरे बाद वो चाहती है कि एक जो वर्कर है, जो इतना काम कर रहा है, एक पार्टी वर्कर, उसको आगे बनना चाहिए। लेकिन क्या होता है, मेरिट है उस आदमी में, उसने दिल जीता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, लेकिन क्योंकि मेरा बेटा है जो अनएम्प्लॉयड है, उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मैं उसको अपनी जगह पे डाल दूंगा, सक्सेशन हो जाएगा, डायनेस्टिक सक्सेशन जैसे होता था। उसमें क्या होगा, मेरिटोक्रेसी चली जाएगी और फैमिली फेवर्स जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पूरा रूट है डेमोक्रेसी का, वो ना उखड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, जो बहुत ध्यान रखते हैं कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस या फिर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से चलता रहे। तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे सीज कर सकते हैं इनके सिंबल्स को, या इन पार्टी के इनके सिंबल्स को सीज कर दीजिए अगर मेरिटोक्रेसी के हिसाब से नहीं हो रहा है तो। और पार्टी के अंदर, क्योंकि पार्टी के अंदर भी जो चल रहा होता है उसका भी इलेक्शन कमीशन को ध्यान रखना होता है, ठीक है। टाइमली रिफॉर्म्स होने बहुत जरूरी हैं पार्लियामेंट में, और इलेक्शन कमीशन को चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहिए। बेसिकली फाइटिंग इलेक्शन जो है बेसिकली इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव है या ऑप्शन ऑफ नोटा जो है वो भी अवेलेबल है, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। नोटा का ऑप्शन की अवेयरनेस देनी चाहिए, एंड इफ दी सिटीजंस फील कि यार ये नहीं है हमारे लिए ठीक, तो उसके ऊपर भी ये होना चाहिए। अच्छा, अब डिबेट चल रही है नोटा के ऊपर, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के हिसाब से नोटा की डिबेट चल रही है। अब नोटा में वो नहीं पूछेंगे कि नोटा के बारे में बता दो, इज इट गुड और नॉट, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे। वो जो इलेक्शंस में वोट देने के हिसाब से आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में पूछेंगे। ऑफ कोर्स बैच के अंदर हम उसमें बात करेंगे, और उससे जितने भी क्वेश्चंस आने की आशंका है वो सारे एंगल्स पे हम देखेंगे। बहरहाल वापस टॉपिक पे आते हैं। तो बेसिकली सारा जो है वोटिंग बिहेवियर जो है वो
अगर मेरिटोक्रेसी की तरफ लेके जाना है तो हमें वोटिंग बिहेवियर को चेंज करने के लिए, ठीक है, थोड़ा वोटिंग बिहेवियर को बेटर करने के लिए, और ये कास्ट पॉलिटिक्स से, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स या फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स से हटकर अवेयरनेस फैलानी चाहिए। और जितने भी ये लीडर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स जो हैं डोमेन में आनी चाहिए, और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ये डोमेन किस डोमेन में जाके मिलेगी उनको, ठीक है। तो अवेयरनेस स्प्रेड करने की वजह से जो लोग नहीं जानते हैं उस पार्टी के लीडर के बारे में या उन सब चीजों के बारे में, सो दे शुड नो अबाउट इट, और उससे वोटिंग बिहेवियर आप बेटर करोगे, और अवेयरनेस आने से वो डोमेन में जाके चेक कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में, कि हम जिस लीडर को दे रहे हैं, जिसने अपना बेटा बिठा रखा है वहां पे, इज ही केपेबल और नॉट, और उसकी डेजिग्नेशंस क्या है और ये सारी चीजें क्या है। तो अवेयरनेस से जो है काफी चीजें बदल सकती हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ आया हो ये टॉपिक। यस, हु इज दिस? ऋत्विक, आपने अनम्यूट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर ही रिलीज हुई थी, तो इसकी वजह से पूछा हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और कैसे वो अनएम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, तो एनईपी और उसके फीचर्स जो है बेसिकली ऐसे पूछा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे टारगेट कर सकते हैं। अब जैसे आप जानते हैं कि नेशनल पॉलिसी जो है हमारी एजुकेशन की, उसको रिप्लेस किया गया 2020 के अंदर विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, कौन सी? एनईपी जिसको बुलाते हैं शॉर्ट में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। किस लिए? ताकि जो एजुकेशन सिस्टम है और जिसमें वो इतने सारे बैकलॉग्स जो आ रहे थे, इसलिए जो है बेटर नहीं हो पा रहा था वो, तो उसको थोड़ा सा रेवोल्यूशनाइज करने के लिए हम लोगों ने ये चीजें करी, ताकि एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत हद तक एक चेंज लाया जा सके और एजुकेशन में जितने गैप्स हैं उनको फिल किया जा सके, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट गैप्स हैं आज के एजुकेशन सिस्टम में, उसको भरने के लिए एनईपी ने एक होलिस्टिक अप्रोच अप्लाई करी। किसी भी पॉलिसी के बारे में आप लिखते हैं तो ये सब चीजें लिखते हैं, कीवर्ड्स। एक होलिस्टिक अप्रोच से उन्होंने देखा और उसके हिसाब से जो है नेशनल एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको इस इंटेंशन के साथ लाया गया। अच्छा, अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या देगा अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती ही है तो, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो डिजिटल रेवोल्यूशन की इस नीड को केटर करने के लिए जितनी भी बेसिकली एनईपी की तरफ से जो भी एड टेक इंडस्ट्री है, जो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का काम कर रही हैं, तो एड टेक इंडस्ट्रीज को एक बूस्ट मिलेगा, ठीक है, नया स्पेस मिलेगा एक्सप्लोर करने के लिए और जिसमें वहां पे वो ग्रो कर सके। तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स हैं उनको एक नया वो मिलेगा, पर्सपेक्टिव मिलेगा और नए तरीके से वो सीखेंगे, जिससे उनकी एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है वो और आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेंगी कंट्री के अंदर। इस पॉलिसी से स्कूल और कॉलेज एजुकेशन जो है वो बेसिकली आप देखते हैं कि सिर्फ डिग्री देने तक लिमिटेड है। तो स्कूल और कॉलेज एजुकेशन जो है एंड कॉलेज एजुकेशन, ठीक है, विल मूव बियॉन्ड जस्ट गिविंग डिग्रीज, ठीक है। तो वो जो एक डिग्री वाला जो हिसाब होता है कि आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन उससे क्या होता है कि आपकी कैपेबिलिटीज को एनहांस नहीं किया जाता और आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होती। तो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि सिर्फ डिग्री तक नहीं, ठीक है, एक पर्सनैलिटी बिल्ड करने का काम करेगी आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप जो स्टूडेंट्स हैं उनकी होलिस्टिक प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ देख सकते हैं। तो उनका होलिस्टिक प्रोफेशनल ग्रोथ होगी बेसिकली, और वो जो है बेसिकली, वन सेकेंड, आगे एम्प्लॉयमेंट रेडी हो सकते हैं। आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दे कैन गेट एम्प्लॉयमेंट रेडी। उसके बाद क्या होता है, अगर आप देखेंगे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा फोकस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट का क्या है, स्किल डेवलपमेंट के बारे में अब ये हो रहा है यहाँ पे कि जैसे रिपोर्ट कार्ड पे बेस्ड था सब कुछ, आप जानते हैं, रिपोर्ट कार्ड आई, रिपोर्ट कार्ड से आपको मार्क्स मिल गए, लेकिन उसके बाद क्या,
लोगों के पास रिपोर्ट कार्ड्स तो है लेकिन जॉब्स नहीं है। एक अच्छी रिपोर्ट कार्ड है, आपको लगता है कि हाँ यार भाई बंदा मतलब पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, तो बेसिकली कोशिश क्या करना चाहते हैं, वो स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इंड्यूस करना चाहते हैं स्किल्स को इसके अंदर, जो आज की कमिंग जनरेशन है। उससे क्या होगा कि रिपोर्ट कार्ड से आगे बढ़कर दे कैन एक्चुअली गेट द एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सकती है। और एजुकेशन के साथ साथ जो बेसिकली आपको एम्प्लॉयबल इंडियन पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनकी इससे भी बढ़ेंगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को एक जो है थोड़ा सा उसमें चेंज आएगा। आई होप आपको पता हो कि आज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। ठीक है, बताइएगा मुझे बाद में। अराउंड 3% है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिलहाल। इन छोटी छोटी चीजों को रिकॉल करना सीखिए, क्योंकि यही चीजों को आप लिख के आनी है। और रिकॉल करने की पावर अगर आपकी नहीं बनी, क्योंकि आपको, मैं भी जानता हूं ये आदत होगी कि 4 पॉइंट्स में से देख के बताना होता है, तो आप उनमें ही आंसर लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर ही, तो उसी में से देख के आप जज कर सकते हो कौन सा पॉइंट ठीक होगा। तो रिकॉल करने की पावर जो है अपनी बढ़ाइए, रिविजन्स कीजिए मैक्सिमम, ताकि आप ये चीजें रिकॉल कर सके। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करी मैंने, वो अराउंड 3.1% है, तो उसको याद कर लीजिएगा। अगर न्यूज़पेपर में कुछ और आती है, अभी PFLS सर्वे जो है उसके हिसाब से है, जब और चेंजेस आते हैं तो उसमें आप आराम से इसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन खींचना शुरू कीजिए, अपने दिमाग में रखा हुआ डेटा को बाहर लाना शुरू कीजिए, रिकॉल करना शुरू कीजिए। ठीक है, अच्छा और क्या है, जैसे सिंगल डिसिप्लिनरी अप्रोच होती थी कि अगर अच्छे मार्क्स हैं तो वी आर गुड एट स्टडीज और आगे भी आपको शायद मौके मिलेंगे, ज्यादा कम मार्क्स है तो नहीं मिलेंगे। लेकिन स्किल डेवलपमेंट लाने से और भी चीजें होती हैं, आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। ठीक है, कैसी है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अच्छा, अब इसमें क्या है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इसके अंदर आया था, अगर आपको याद हो तो। अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को इसमें अलाउ किया जाता है कि आप सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो मल्टीपल स्ट्रीम्स से। ऐसा नहीं आर्ट्स पढ़ रहे हो तो आर्ट्स ही, तो आप क्या है कि मल्टीपल स्ट्रीम से बेसिकली अपना जो है, वन सेकेंड, मल्टीपल स्ट्रीम से अपने सब्जेक्ट्स जो आपको पसंद है वो आप चूज कर सकते हो। और जिसमें आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है और उसमें आगे काम करना है, तो आप मल्टीपल स्ट्रीम से उन सब्जेक्ट्स को चूज करके आराम से फ्लेक्सिबल तरीके से फ्यूचर वर्कफोर्स को बेसिकली नई नई स्किल्स और नई नई मल्टी डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश करोगे। यहाँ पे डिसिप्लिनरी का मतलब ये नहीं कि चुपचाप बैठो, खड़े हो जाओ, उठना नहीं। ये होता है ना कि आपने कभी स्कूल में देखा होगा कि आप इस डिसिप्लिन से उस डिसिप्लिन से, तो उसमें मतलब होता है कि आप किस बैकग्राउंड से, मतलब फिजिक्स साइंस है या हिस्ट्री है या पॉलिटी है। तो बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है कि आपको जैसा जैसा पढ़ना है आप आराम से सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। तो जो नई वर्कफोर्स होगी उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जिससे वो अलग अलग तरीके के स्किल्स ले सकता है। ठीक है ऋत्विक जी, लास्ट में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके यहां से बहुत बार अनम्यूट होता है माइक और आवाज नहीं आती, लेकिन ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका कि जैसे अब इससे और फायदे क्या होंगे, आप एक्सप्लोरेशन जो है आपकी, ठीक है, या एक्सप्लोर करोगे आप टॉपिक्स को, वो ज्यादा या सब्जेक्ट्स को ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। कि अगर आज ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ अगर आर्ट्स पढ़ी है तो कल को जाके अगर आपको डेटा साइंस में किसी में काम करना है तो आपको वो इशू ना हो, आपके पास एक बैकग्राउंड हो, क्योंकि आपको पता था कि मेरी दिलचस्पी है इसके अंदर तो मैं ये सब्जेक्ट भी ले सकता हूँ। तो इसमें आपको फायदा होगा कि आप मल्टी डिसिप्लिन जो है एक वर्कफोर्स निकालने की कोशिश करोगे और रेलेवेंट स्किल सेट्स, क्योंकि आपको पता है एक स्किल गैप बहुत बड़ा है हमारी कंट्री के अंदर। क्या है कि जो कंपनीज डिमांड करती हैं वो वाले स्किल स्टूडेंट्स में है नहीं, और फिर वो बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का आपने बात सुना होगा। तो क्या है कि जो स्किल्स उनको चाहिए वो पर्टिकुलर स्किल्स नहीं है, बेसिकली बहुत ही फ्रेगमेंटेड स्किल्स हैं, थोड़ा वहां से है, थोड़ा वहां से, थोड़ा नहीं। तो वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्किल्स देने का काम न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपका ध्यान से करती है। ठीक है, एक और है कि एक सेंस ऑफ समझ रहे हैं आपके, क्यूरियोसिटी जो है वो हमारे पास शुरू से ही थी नहीं। स्कूल में भी अगर आपको याद होगा तो एग्जाम से पहले क्या करती थी मैम कि वो मार्क करा देती थी हाइलाइटर से या उससे, ठीक है, और ये कराना, ये आंसर सीधा लिख के आ जाना, ऐसे ही रट लेना और ये लिख के आना आपको बोर्ड्स वगैरह में।
लेकिन आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत हद तक इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज कर रही है कि वो इनक्यूबेटर फैसिलिटीज को वो करें, प्रमोट करें, इनक्यूबेटर फैसिलिटीज। इससे क्या होगा कि न्यू एंटरप्राइजेस बनने के फायदे होंगे और प्रपोजल होंगे इंटर्नशिप्स के, जैसे प्राइवेट और पब्लिक उसमें सेक्टर्स में स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एनरोल्ड हैं उनके लिए फायदा होगा। और क्या होगा, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलेगा पहले से ही। क्या होता है ना इशू के आपको सिर्फ थियरी पे ही बेस्ड होता है सारा एजुकेशन सिस्टम, प्रैक्टिकल जाते नहीं है ज्यादा, तो उसमें वो प्रैक्टिकलिटी आएगी और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपको जब मिलेगा सो यू विल नो व्हाट हैपेंस इन देयर, और आप उसी के हिसाब से अपने और स्किल्स और डिग्रीज ले सकते हैं। तो वो पहले से जो एक्सपीरियंस है इनक्यूबेटर फैसिलिटीज की वजह से वो आपको बहुत हद तक देखने को मिलेगा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप जानते हैं उसमें स्टूडेंट को चॉइसेस हैं कि वो आराम से क्रिएटिव आर्ट्स में जाना चाहते हैं, बेशक वो फिजिक्स पढ़ रहे हो, कोडिंग सीख सकते हैं एक रीजनल लैंग्वेज से एक दूसरे रीजनल लैंग्वेज में। रीजनल लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा इशू था जो अब कम हो गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छे स्कूल्स में बेसिकली, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज भी आराम से लिख सकते हैं। उससे क्या होता है कि अच्छे स्कूल्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो रीजनल एरिया से आए हैं जहां पे वो डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस बोलते हैं, उनको उस हिंदी या इंग्लिश में समझने में बड़ा मुश्किल होता है। तो रीजनल लैंग्वेजेस से जब आपका बेस बनता है बेसिकली, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। उसके बाद बड़े होके आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर हिंदी सीखना चाहते हैं, जैसे भी आप सीखना चाहते हैं, आपका अगर बेस स्ट्रांग है, आप कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं, तो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आगे जरूर बढ़ेंगी। और ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है वो आप जानते हैं कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आप आराम से क्रिएटिव आर्ट्स की तरफ जा सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे हैं जिससे एडुकेशन में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो विजन है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड पहले बात कर लेते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो हमारे पास 15 से 29 ईयर्स की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा है। तो हमारा जो ये बेसिकली जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको हम मिस ना कर दें। इसलिए हमें अपने ह्यूमन रिसोर्सेज, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारी यंग पॉपुलेशन, उसको एम्पावर करना बहुत जरूरी है। अगर हम ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते। ये हर कंट्री में एक अपॉर्चुनिटी आती है, अगर उस कंट्री ने इसको ग्रैब कर लिया तो बहुत अच्छे तरीके से जो हमारा विजन इंडिया 2047 है उसको हम आराम से जो है अचीव कर सकते हैं, अगर हमारा यंग जनरेशन को या डेमोग्राफिक डिविडेंड के जो ये फ्रूट्स हैं इसको अच्छे तरीके से हम लोग इंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसी के अंदर ही, अर्बनाइजेशन के ऊपर। अर्बनाइजेशन is hazardous to human health। बोलेंगे सर अर्बनाइजेशन में तो बहुत सही होता है, मतलब इतना सही, आराम से सिटी में है, साफ सुथरी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अर्बनाइजेशन आप जानते हैं कि ये कोई न्यू कॉन्स्ट्रक्ट तो है नहीं। हमने भी अर्बनाइजेशन के फेजेस देखे हैं, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, सेकंड अर्बनाइजेशन। अगर आपने एंशिएंट इंडिया ध्यान से पढ़ी हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, फिर वो आयरन एज आई थी और उसके बाद सारी चीजें। तो अर्बनाइजेशन बेसिकली एक नया कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है, बहुत शुरुआत से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है किसी ह्यूमन डेवलपमेंट या उसकी प्रोग्रेस के लिए। क्योंकि आपकी जो रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज है ना अर्बनाइजेशन या अर्बनाइज्ड एरिया के अंदर, वो बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू दी नॉन अर्बनाइज्ड एरियाज। ठीक है, अगर आप पूरे दुनिया की देखें, हमारे तो यहाँ पे क्या है 30% के आसपास जो होगी आपकी अर्बन पॉपुलेशन होगी, बाकी 70% अभी भी रूरल है। लेकिन वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट हाफ जो पॉपुलेशन है ना, ग्लोबल पॉपुलेशन, वो अर्बन सेटलमेंट्स में रह रही है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जैसे बेटर हेल्थ अपॉर्चुनिटी हो गई, ठीक है, या बेटर एजुकेशन हो गई, वाइड रेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गई, ठीक है। और जो ये इशू है कि आपको अगर सामान लेने भी जाना है तो वो इतनी दूर जाना पड़ता है, अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हैं तो। बोलते नहीं है, जैसे बोलते थे घर वाले कि बोल देना पापा को, वो कल सुबह जब शहर जाएंगे तो वहां से ले आएंगे।
तो वैसे वाला है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है और साथ में हर चीज जो बहुत ही कल्चर भी आप देखेंगे बड़ा अट्रैक्टिव है, क्योंकि वो हर किसी को आराम से अडेप्ट कर लेता है। कल्चर जो है वो बहुत ही इंक्लूसिव है एक तरीके से, कि वो हर किसी को, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो। गांव में एक जैसे आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, अर्बनाइज्ड एरिया में जो वो कल्चर है वो बड़ा ओपन है और किसी को कोई इशू नहीं है कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। तो जो वो एक्सेप्टेंस है ना, वो लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस वो बहुत अच्छा है अर्बनाइजेशन में। अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसे अर्बनाइजेशन जो है बेटर है, हम जो समझते हैं उसको। इसी वजह से जो बेसिकली उनकी तरफ जो अट्रैक्शन है लोगों का अर्बन एरियाज की तरफ, वो इससे आपको साफ देखने को मिलता है। लेकिन असली गेम शुरू होती है जब आप अर्बनाइज्ड एरिया में पहुंचते हैं या अर्बन एरिया में पहुंच के अपना लाइफस्टाइल जीना शुरू करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप जब भी अर्बनाइज्ड एरियाज में जाएंगे, यू विल सी, मतलब स्काई टचिंग टावर्स भी आप देखेंगे, और उसके बाद आपको मतलब ग्राउंड फ्लोर छोड़ो, एक फ्लोर ऊंचा भी घर आपको देखने को मिलेंगे कुछ कुछ एरियाज में। स्लम एरियाज हो गए या अंडर डेवलप्ड एरियाज हो गए या झुग्गी हो गई, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट है ना, ये सारा, एक तो इतने बड़े बड़े वर्ड्स हैं, इसको लिखते वक्त ही सारा जो थॉट प्रोसेस है वो टूट जाता है। तो डिस्प्रोपोर्शनेट जो आपका कंट्रीब्यूशन है, 1 सेकेंड, ये आपको देखने को मिलेगा। 1 सेकेंड, डिस्प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट लिखते हैं, ये आपको बहुत हद तक देखने को मिलेगा। नॉट एवरी अर्बनाइज्ड एरिया जो कभी कभी दिखाया जाता है टीवी के अंदर, वो सब, वो हर जगह ऐसा नहीं होता है। यूएस की स्ट्रीट्स आपको दिखाई जाती हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज हैं यूएस में जहां टेंट लगा के लोग बैठे हुए हैं, इतने नशे में हैं, दे आर नॉट इवन एबल टू स्टैंड अप। तो ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट जो है ना डेवलपमेंट, ये आपको देखने को मिलती है। ये जो रैपिड अर्बन ग्रोथ हो रही है, इससे भी देखने को मिलती है। क्योंकि क्या है, इशू ये होता है कि जिस तेजी से लोग आ रहे हैं ना अर्बन एरियाज में, उस तेजी से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। ठीक है, तो रैपिड अर्बनाइजेशन से जो पूरा डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है और इतने ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करना किसी सिटी के अंदर मुश्किल हो रहा है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, उसके बाद जो पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर आप बात करेंगे, तो आप देखना कभी सिटीज के अंदर, जैसे बेंगलोर हो गई या दिल्ली हो गई, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा हाई है कि आप देखेंगे कि एक ही घर के अंदर 7-8 लोग एक साथ रह रहे हैं, और वो घर इतने चिपके चिपके हैं कि अगर आप बालकनी से अपना हाथ या मुंह बाहर निकालते हैं तो सामने वाले पड़ोसी के आराम से हाथ आप हाई फाई कर सकते हैं, या फिर मतलब इतना क्लोजली निट होते हैं ना ये घर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। इससे क्या होता है कि मतलब डेफिनेटली सीधी सी बात है, आपका जो लिविंग वे ऑफ लिविंग जो है आपका, वो बहुत तरीके से हैम्पर होता है। इसी के साथ साथ एक और चीज इसमें साथ फिनोमेना देखने को मिलता है कि जो ये जितने भी अर्बन एनवायरनमेंट्स में ये इतनी ज्यादा डिमांड्स हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से, इतनी डेंसिटी है, इतने लोग हैं वहां पे, कि एयर वाटर क्वालिटी जो है ना वो बहुत ही खराब होती जा रही है, और रिसोर्सेज भी हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। बेंगलुरु का वाटर क्राइसिस एक बहुत बड़ा वो जो है आप जानते हैं। बैंगलोर के अपने लोग बहुत कम होंगे, बैंगलोर में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो आईटी के लोग जाते हैं वहां पे, और वो दूसरे स्टेट से आए हुए लोग हैं। तो इतने लोगों को अकोमोडेट करने की बहुत बार जो होती है अर्बनाइज्ड एरिया भी उसमें चूक जाता है, जिसकी वजह से एयर और वाटर क्वालिटी भी वहां की डिग्रेड हो जाती है। और सबसे बड़ा जो इनसफिशिएंट वाटर अवेलेबिलिटी, मैं इसमें अलग से लिखूंगा, वाटर स्कार्सिटी की इशू जो है, फॉर एग्जांपल बेंगलुरु, उसको आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग जो हैं वो वहां के रहने वाले नहीं है, वो बाहर से आए हैं। ये इशू है। ठीक है, इसका मतलब रिसोर्सेस का जो डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है।
और लगता है आपको कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने आए हैं, लेकिन जैसे ही अर्बनाइज्ड एरिया में ये वाले इशू शुरू होते हैं तो आपका लाइफस्टाइल जो होता है वो डिग्रेड करने लगता है। आप जानते हैं एयर और वाटर क्वालिटी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे दिल्ली का एग्जाम्पल आप एयर और वाटर दोनों में देख सकते हैं। कुछ साल पहले जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिल्ली के अंदर सर्वे किए थे 7 एरियाज के अंदर, WHO का साथ में उसमें हाथ था। 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं दिल्ली के, उसमें वहां पे किया, एक भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो WHO की गाइडलाइंस है कि पानी कितना साफ होना चाहिए, एक भी डिस्ट्रिक्ट उस गाइडलाइंस को मीट नहीं कर पाया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे लिखने के लिए दिल्ली का कि जो एयर क्वालिटी है, एक टाइम ऐसा आता है जहां पे आपका जो पार्ट्स पर मिलियन जो अवेलेबिलिटी होती है, या फिर PM 2.5 की आप बात कर रहे हो, PM 5 बात कर रहे हो, वो इतना बियॉन्ड लिमिट्स चला जाता है कि जो है हार्ट प्रॉब्लम्स उसमें होते हैं, आपके जो ब्लड स्ट्रीम्स हैं उसमें खून गाढ़ा हो जाता है, हार्ट अटैक्स के प्रॉब्लम है, लंग कैंसर के प्रॉब्लम है, ये आपको देखने को मिलते हैं। और दिल्ली इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से इतनी पॉपुलेशन जो है दिल्ली की, उसको दिल्ली अकोमोडेट नहीं कर पाया क्योंकि रिसोर्सेस कम थे और जो प्रिपरेशन भी बहुत कम थी, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस भी आप बोल सकते हैं इसको। इसीलिए वहां पे एयर और वाटर क्वालिटी बहुत डिग्रेडेड है। वाटर स्कार्सिटी की जब हम बात करेंगे तो बैंगलोर का एक ऑप्शन लेते हैं, बैंगलोर का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि एक बहुत हद तक हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको सफाइज करने के लिए एग्जाम्पल्स लिखना जरूरी है। आपने कभी भी एक आर्ग्यूमेंट डाला है ऐसे में, तो अगर आप एग्जाम्पल दे देंगे तो बेसिकली आप एविडेंस दे रहे हैं उस आर्ग्यूमेंट का, हवा में आप आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़े इशू हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन राइज भी कर रही है, अब उसमें क्या है, एक और इशू क्या है, कॉम्पिटेटिव नेचर बहुत ज्यादा है, कंपटीशन ना इतना ज्यादा है कि जो स्ट्रेसफुल मेंटल हेल्थ जो है ना, ठीक है, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अब जो है, ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि डिजीजेस सिर्फ मतलब हेल्दी होने का मतलब, या हेल्दी होने का मतलब डिजीज फ्री नहीं होता है कि सिर्फ आपको डिजीज नहीं है इसलिए आप हेल्दी है, नहीं। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। मेंटल हेल्थ के अंदर सबसे बड़े इशू क्या होते हैं आपको अर्बनाइज्ड वर्ल्ड में, कि आपको सबसे पहला स्ट्रेस और फिर एंजाइटी, ये वाले जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं इन चीजों की वजह से, ये बहुत ज्यादा देखा गया है जब आप अर्बन एरियाज की बात करते हैं। और अर्बनाइजेशन का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, ठीक है, कि रेस में भागना है, कंपेटिटिव रहना है। कंपेटिटिव ठीक है, आप अपने आप से बेटर होते रहो, लेकिन कंपटीशन में किसी और के हिसाब से आप चलोगे ना, तो फिर वो स्ट्रेस और एंजाइटी आना लाजमी, और वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे अर्बन पुअर आप देखोगे आप बेसिकली, तो वो जब देखते हैं ऐसे लाइफस्टाइल अमीर लोगों का, तो बेसिकली एंजाइटी और स्ट्रेस वाला। और इस चीजों में ना बहुत बार आप ये नोटिस करोगे कि बहुत बार वायलेंस के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं, कि आप पैसा देखते हो, आपके पास नहीं है, उनके पास है, तो आप चोरी पे उतर आते हो। तो बेसिकली ये जो कंपटीशन है, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत ही महंगाई जो है वहां पे, ये आपको फोर्स करती है, बहुत बार आपकी मेंटल हेल्थ भी आपको उस तरफ लेके जाती है। एक और इशू है इसमें मेंटल हेल्थ का, एक और क्या इशू है कि ऑड आवर्स ऑफ वर्किंग है, पता ही नहीं होता कब काम करना होता है, नाइट शिफ्ट्स लगा रहे हैं। रूरल एरियाज में देखा है आपने नाइट शिफ्ट्स? नहीं देखा होगा, ठीक है। ऑड आवर्स पे काम कर रहे हैं आप, रात रात भर अपना लैपटॉप पे काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर बैठकर, तो ओवरनाइट शिफ्ट्स लगा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, इससे भी आपकी एंग्जाइटी और हेल्थ पे ना बहुत बड़ा इशू होता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सिर्फ डिजीज को ही मत देखो हेल्दी होना, आपकी मेंटली भी आप स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आपको हेल्दी खिलाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और है जो हेल्थ इंडिकेटर्स है, वो तो आप जानते ही हैं। जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है, ठीक है, अगर आपको कोविड-19 याद हो, तो कोविड-19 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको अर्बनाइज्ड एरियाज में ही देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से जो स्प्रेड है ना, वो बहुत फास्ट हो गया, ठीक है। ह्यूज ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज थी, तो इतनी पॉपुलेशन होने की वजह से यू गेट मोर प्रोन टू कम्युनिकेबल डिजीजेस, इसलिए कोविड-19 जैसे, या फिर टीबी, कॉलरा, ये सब भी देखेंगे आप बेसिकली, तो इसमें ज्यादातर फैलने की जो खबरें हैं आपको अर्बनाइज्ड एरियाज में ही मिलती हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट भी आप इसमें ऑप्शन डाल सकते हैं। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है और अपने घर से दूर रहकर आपकी जो हैबिट्स भी हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है, एनवायरनमेंट एंड द कल्चर ऑफ फास्ट फूड,
इससे क्या होता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स भी जो है ना वो खराब होती हैं, एंड विद टाइम फिर वो इश्यूज होते हैं, जैसे डायबिटीज हो गई, ओबेसिटी हो गई, जो आम कंट्री में आप जानते हैं कि डायबिटिक कैपिटल भी बोल सकते हैं आप इंडिया को। डायबिटीज और ओबेसिटी हमारे यहाँ पे फूट फूट कर है। तो वो इसलिए कल्चर फास्ट फूड का और वो जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, उससे क्या होते हैं, ये जो क्रॉनिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज और आपकी इसकी ओबेसिटी की, ये आपको वहां देखने को मिलती है, जिससे ना ओवरऑल जो है डेवलपमेंट किसी ह्यूमन की नहीं हो पाती। तो अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, ये टॉपिक हम देख रहे थे। अब इसके अंदर आप कुछ वे फॉरवर्ड दे सकते हो। जैसे अर्बनाइज्ड के अंदर हम लोग स्मार्ट सिटीज प्लान तो देखा ही आपने, उसमें आपने देखा है। तो जो ये बेसिकली अकोमोडेशन का एक प्रॉब्लम है ना, तो अर्बनाइज्ड एरिया में ना वेल प्लानिंग होनी चाहिए, अच्छे तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि जितनी भी कम्युनिटीज होती हैं, जितने भी लोग आते हैं वहां पे, उनको अच्छे तरीके से अकोमोडेट किया जा सके। और वेल प्लान्ड सिटी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। जितने भी सिविक सोसाइटीज हैं, एनजीओज का सहारा लिया जा सकता है अर्बनाइजेशन में, जितना भी ये इशू को कम करने के लिए, जो भी पॉल्यूशन वाले इश्यूज हैं, एनजीओज को और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को साथ में लिया जा सकता है, ताकि जो एक एनवायरनमेंट है उसको बेटर किया जा सके, और जो लाइफस्टाइल है ऑफ कोर्स वो बेटर होगा। और डिजीज के लिए भी आपको पता है अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो इशू है वो प्लानिंग का है। हमें प्लानिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए, और एक पूरी कमेटीज बैठनी चाहिए सिविक एम्यूनिटीज के ऊपर, और छोटी छोटी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड्स वगैरह हैं, उन सबको एक साथ आकर काम करना जरूरी है। ये फ्रैगमेंटेड एफर्ट्स से काम नहीं होगा, हमें कंसोलिडेटेड एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी हम अर्बनाइज्ड एरियाज जो हैं, या अर्बनाइजेशन एज अ प्रोसेस, उसको हम बहुत ज्यादा कारगर कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा यूजफुल बना सकते हैं, और एफिशिएंट बना सकते हैं लोगों के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है इन्फिल्ट्रेटर्स के ऊपर। इसके ऊपर एक टॉपिक था, ये तो मेरे जो है बैच था। वन सेकेंड, हु इज दिस? हेलो सर। हाँ, तो ये तो जो मेरा बैच चल रहा है CSIR का या IBACIO का, ठीक है, वो उसमें भी करवाया था मैंने एक क्वेश्चन। तो इन्फिल्ट्रेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडियाज सिक्योरिटी। ठीक है, अब ये इशू जो है, वन सेकेंड, हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन? यार बाहर से आके क्यों पूछ रहे हैं क्वेश्चन? लाइव में पूछिए ना। ओके, कौन है ये? ओके, ठीक है। तो इन्फिल्ट्रेटर्स की अगर हम बात कर लें, तो आप जानते हैं कि इन्फिल्ट्रेटर्स का मतलब होता है, जैसे ही दूसरे कंट्रीज के नेशनल बॉर्डर्स के बाहर से जब लोग आते हैं माइग्रेशन करके हमारी कंट्री के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, तो बेसिकली क्या होता है, जब वो इमिग्रेशन लॉज को, जो इमिग्रेशन लॉज को फॉलो करना होता है कि आपको ट्रैवल कैसे करके आना है, वो सब, जब वो उसको तोड़कर, इमिग्रेशन लॉज को तोड़कर, ठीक है, हमारी कंट्री की घुस जाते हैं, तो उस एक्टिविटी को बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। और जो लोग ये करते हैं उनको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेटर्स। माइग्रेशन हो सकता है नॉर्मल तरीके से, जब आप पूरे इमिग्रेशन लॉज फॉलो करें। जब आप उन लॉज को तोड़ के और चुपचाप घुसपैठियों की तरह घुसने की कोशिश करते हैं, तो उनको बोला जाता है इन्फिल्ट्रेटर्स। उसी के ऊपर क्वेश्चन है कि कैसे ये थ्रेट है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। तो इन्फिल्ट्रेशन हमने समझा क्या होता है। अब इंडिया ने ये इशू बहुत पहले से फेस करते आ रहे हैं, और रोहिंग्या के केस में पूछा हुआ है बेसिकली, ठीक है। अब रोहिंग्या केस में पूछा हुआ है, लेकिन हम रोहिंग्यास के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फिल्ट्रेटर्स की बात कर रहे हैं, और वो तो बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे बॉर्डर से होती है।
अब जैसे क्या होता है कि जब यहाँ पे ये लोग आते हैं तो सबसे पहला इशू ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू सबसे पहला होता है, ठीक है। डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर में जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर तोड़ता है तो आप सबसे पहले उस इंसान को की शनाख्त करते हैं, आप ढूंढते हैं उसे, और उसके बाद फिर बैकग्राउंड चेक के हिसाब से कि पहले केसेस थे या नहीं थे, उसके बाद है आप अपने केस को आगे बढ़ाते हैं। या हम हर बार ऐसा होता है कि जब आप नॉर्मल पुलिस स्टेशन के पास कोई चीज होती है तो पुलिस स्टेशन में हमें पुराने कैदियों का, ठीक है, या पुराने क्रिमिनल्स या उनके सोर्सेस के हिसाब से उन्हें पता होता है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इस क्राइम में। लेकिन यहां पे जो होता है आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हो, तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स आपको बहुत देखने को मिलेंगी। दूसरा एक और चीज, जैसे मान लीजिए अगर चोरी होती है तो आप उस इंसान को ढूंढें कैसे अगर वो आपके डेटाबेस में है ही नहीं, तो कोई आधार कार्ड तो है नहीं, कोई आइडेंटिटी प्रूफ है नहीं, तो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। साथ में एक और चीज आपको देखने को मिल रही है, जो रिलीजियस और पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो रही है ना, कि एक तरीके से जो इन्फिल्ट्रेटर्स को ऑपोजिशन इज सर्विंग देयर नीड्स, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है, करंट गवर्नमेंट है, या फिर जो पॉलिटिकल वेंडेटा के चक्कर में वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ये इन्फिल्ट्रेटर्स हैं तो इनको अच्छे तरीके से ही आना चाहिए यहाँ पे, अगर वो आए हैं तो उनकी फिर अच्छे तरीके से आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर अगर आइडेंटिटी नहीं है उनकी तो उनको देने की जरूरत है। ऐसे ही आप उनको खुला घूमने नहीं दे सकते हो ये बोल के कि वो लोग किसी और देश से या किसी भी रीजन से आए, ठीक है। अच्छा, अब इन्फिल्ट्रेटर्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया किसी भी रीजन से आए हो, तो सबसे बड़ा इशू जो है अभी ये इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि सीएए आया है। आपसे डायरेक्टली सीएए के बारे में कोई नहीं पूछेगा, वो उसको इस तरीके से नहीं घुमाएंगे, वो इसको इन ऐसे क्वेश्चंस की तरह ही घुमाएंगे। इन्फिल्ट्रेटर्स 2019 में एक्ट की बात हुई थी, शाहीन बाग केस हुआ और उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया सीधा क्वेश्चन। लॉज को पूरा बनाया तो अब है ना, सीए की बात तो पहले ही हो रही थी, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। अब क्या हो रहा है कि जैसे रिलीजियस परसिक्यूशन हो सकता है कि उनको जान से मार दिया जा रहा हो रिलीजन के बेसिस पे, पॉलिटिकली परसिक्यूट किया जा रहा हो कि माइनॉरिटीज हैं उनको नहीं रहने दिया जा रहा वहां पे, तो उनको भागना पड़ रहा है, जैसे रोहिंग्या केस में हुआ था। कल्चरल रिप्रेशन भी होता है बहुत बार, उस कल्चर वाले लोग जो हैं इनको नहीं बहुत टाइम तक टॉलरेट नहीं कर पाते, तो इनको भगा देते हैं वहां से, और बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इन रीजंस की वजह से मैं लिख देता हूं यहाँ पे रिलीजियस एंड पॉलिटिकल परसिक्यूशन, क्यों आते हैं वो यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद ही हम एक काम करते हैं कि शुरू करेंगे कि क्या इशू होते हैं फिर यहाँ आने से, थ्रेट क्या है। पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, बहुत तरीके से हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं इनको। तो इन की वजह से वो इसको ज्यादा सेफ समझते हैं कि भाई बेशक इन्फिल्ट्रेटर्स की तरह ही जाओ, लेकिन ये देश छोड़ दो, बस कहीं भी सेफ जगह पे चले जाओ। और हमारे यहाँ पे ये बहुत देखने को मिला है शुरुआत से ही, ये आज का नया फिनोमिनन नहीं है, क्योंकि पीपल फील दैट आवर कंट्री इज सेफ एंड इट इज रन बाय डेमोक्रेसी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज मैच्योर इनफ कि वो सभी के ह्यूमन राइट्स को पहले फोकस करे रादर देन सिटीजन्स। तो वो भरोसा है, उसकी वजह से वो यहाँ पे घुस आते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि बहुत इश्यूज होते हैं। सबसे पहला तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करी हमने, दूसरा सोशल इम्बैलेंस बहुत होता है। किसी एरिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं, वो कम्युनिटीज वहां पे बहुत सालों से रह रही है, तो क्या होता है कि एक अलग ही ना हार्मनी क्रिएटेड होती है ऑलरेडी उस सोसाइटी में या उस एरिया में। एकदम से जब ऐसा ये आते हैं लोग, तो इससे सोशल इम्बैलेंस होता है सोसाइटी के अंदर, और जो है क्लैशेस हो सकते हैं बहुत ज्यादा। अब वो आइडियोलॉजिकल क्लैशेस भी हो सकते हैं या फिर वो वायलेंट क्लैशेस भी हो सकते हैं। तो क्लैशेस जो हैं वो बढ़ते हैं, ठीक है, इंडियन सिटीजन्स के बीच में और उनके बीच में, ठीक है। इससे क्या होता है, लाइफ और प्रॉपर्टी के ऊपर भी लॉस आता है, आप जानते हैं, ठीक है। रोहिंग्यास वाले केस में यू सॉ कि बहुत सारे एरियाज में क्या हुआ है कि लड़ाइयां हुई हैं काफी सारी, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स जो नई सोसाइटी है, जब वहां पे कहीं पे भी रोड पे घर बनाने लगेंगे तो पीपल विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट दैट, तो लाइफ और प्रॉपर्टी की हानि होती है और क्लैशेस बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कि शुरुआत किस चीज की होती है कि एंगर और डिससैटिस्फैक्शन आना शुरू हो जाता है। अगर आपने एक बात सुनी हो, आई डोंट नो क्या यूपीएससी प्रिपरेशन कहां तक की है, लेकिन एक सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन होती है। कोई बताएगा मुझे सन्स ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन क्या होती है?
कौन बताएगा? कौन सबकी उसमें इंफॉर्मेशन में इजाफा करेगा? अच्छा, कोई नहीं जानता। ओके, तो सन्स ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन ये बोलती है कि जो भी एरिया के अंदर लोग रह रहे हैं या जिस भी सिटी के अंदर एक कम्युनिटी रह रही है, ठीक है, तो सबसे पहला हक उनके रिसोर्सेज के ऊपर किसका होगा? वहां पे रहने वाले लोगों का। ठीक है, जो उस रीजन के अंदर बहुत पहले से रह रहे हैं, कोई कम्युनिटी या कुछ लोग, तो उनका सबसे पहला रिसोर्सेज पर हक होगा। ये कहां से आया था? जब महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे मतलब माइग्रेंट्स आ रहे थे, ठीक है, कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर साउथ इंडिया से काम करने के लिए। तो वहां से जो आपकी फिर ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी कुछ, जिन्होंने इस पे एक आवाज उठाई। ठीक है, तो जब आवाज उठाई तब इस बात को बोला गया कि हम महाराष्ट्रियंस हैं, मराठीज हैं, हमारा जो इन रिसोर्सेज और इन जॉब्स के ऊपर सबसे पहला हक होना चाहिए। तो एंगर एंड डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता है सन्स ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन की वजह से। ठीक है, तो पढ़ लीजिए भाई थोड़ा सा, ठीक है, आपको ही फायदा होगा आंसर लिखने में। ठीक है, उसके बाद ये हमने समझा, 3 पॉइंट्स को समझा। उसके बाद जो भी वायलेंट एक्टिविटीज होती हैं, या फिर आप समझ लीजिए कोई ऐसी एक्टिविटीज, अब सीधी सी बात है कि दे आर नॉट, जैसे आप पाकिस्तान के बारे में सिर्फ न्यूज सुनते हैं, लेकिन जब कभी पाकिस्तान में आप जाएंगे तो वहां का लॉ एंड ऑर्डर अलग होगा, लोगों का रहन सहन अलग होगा, तो वो नहीं जान पाते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं, जैसे वायलेंट एक्टिविटीज हो जाती हैं, या आप इलीगल एक्टिविटीज का नाम दे सकते हैं इनको। तो इलीगल एक्टिविटीज भी हो जाती हैं जिसमें इन लोगों को ट्रैक करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। ठीक है, तो लॉ एंड इंटेग्रिटी जो है कंट्री की, वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है। और उसके बाद फिर जो बैकलैशेस इंटरनेशनली भी आते हैं वो अलग। ठीक है, क्योंकि क्या है कि वो नहीं फेमिलियर होंगे उस कल्चर से, नहीं रहने की आदत होगी वहां पे, तो ये एक्टिविटीज होना लाजमी। फिर वो क्या करते हैं, अगर उनको रहना भी है यहाँ पे, तो फ्रॉडुलेंट तरीके से, लॉ एंड ऑर्डर की एक और बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर में ही फ्रॉडुलेंट आईडीज बना लेते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि बंगाल वाले रीजन में बहुत हद तक क्या हो रहा है कि जो रोहिंग्यास हैं, वो लोग हैं, उनको जबरदस्ती वो दिए जा रहे हैं आधार कार्ड, ताकि दे कैन बिकम वोट बैंक। ठीक है, और फिर वो लोग जाके वोट देके वहां पे, और उसके बाद फिर जो है वहां की सर्टेन पार्टी के वोट्स बढ़ाएं। तो बेसिकली ये भी चीजें देखी जा रही हैं, जो फ्रॉडुलेंट आईडीज बन रही हैं। तो उससे क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। तो वोटिंग राइट्स करवाने के लिए, उनको वोटिंग राइट्स दिलाने के लिए आईडीज बनाई जाती है, और वोट बैंक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद एक और इशू जो हमने नोटिस किया है बहुत ज्यादा, हम डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज्यादा चीजें देखते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि जो स्मगलिंग वाली एक्टिविटीज है ना, ये बहुत देखने को मिलती है आपको। एक नेक्सस क्रिएट हो जाता है बेसिकली, फिर वो इस कंट्री से उस, अच्छा, एक और इशू ये होता है कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स होता है, उसमें ये भी जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन जो है वो एक एजेंडा की वजह से आया है, और कौन जो है वो सच में परसिक्यूशन की वजह से यहाँ पे है। तो वो जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहां से एक और चीज निकल के आती है कि स्मगलिंग जो होती है ना ट्रांस बॉर्डर लेवल पे, वो देखने को मिलती है यहाँ पे। ये इन्फिल्ट्रेटर्स समटाइम्स दे आर पार्ट ऑफ दैट नेक्सस, वो यहाँ पे घुसते हैं और उसके बाद धीरे धीरे स्मगलिंग करते हैं। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि बड़ा मुश्किल है फिगर आउट करना कि कौन एक्चुअली परसिक्यूटेड है, हु इज द एक्चुअल विक्टिम, और कौन जो है यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम करने आया है, या हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन के आया है। ये नोटिस करना, ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ठीक है, अब जैसे आसाम के अंदर क्या हो रहा है, या और सारे इश्यूज में क्या होता है, फिर इनके बीच में लड़ाइयां होती है ना, तो जो यूथ है उसको रेडिकलाइज किया जाता है। रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ का भी हमने देखा है, सर्टेन सेक्शंस में होता है। ठीक है, तो वो भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए आगे जाके इशू बनता ही है। अच्छा, इसमें जो ये स्मगलिंग है, इसमें एक और चीज नोटिस हुई है। ऑफकोर्स काउ स्मगलिंग तो होती दिख ही रही है, बाकी जो विमेन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, वो होती है बेसिकली बॉर्डर एरियाज के अंदर, जहां पे इन्फिल्ट्रेटर्स धीरे धीरे चुपचाप पोरस बॉर्डर्स में आते हैं, इंडिया नेपाल या इंडिया बांग्लादेश में, और उसके बाद फिर इनकी स्मगलिंग करके आगे निकल जाते हैं। हम इनको इन्फिल्ट्रेटर्स की तरह देखते हैं, और उस तरीके से देखते हैं कि यार ये रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोग हैं। बट वही मैंने बात बोली, हर चीज का बैकग्राउंड कहां से आ रहा है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हु इज एक्चुअली अ विक्टिम एंड हु इज देयर टू डिसरप्ट आवर नेशनल सिक्योरिटी। बड़ा मुश्किल हो जाता है।
दूसरा, इंडिजिनस लोग होते हैं, उनके ऊपर एक डेमोग्राफिक प्रेशर डल जाता है। पॉपुलेशन, आप पता है, ह्यूज पॉपुलेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज, डेमोग्राफिक प्रेशर डलता है, ठीक है, और जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे तरीके से नहीं बट पाते हैं उन रीजन में जहां पे लोग रह रहे थे, ठीक है। फिर क्या हो सकते हैं कि बहुत सारे एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट्स भी हो सकती हैं, ठीक है, उन लोगों की जो वहां पे रह रहे थे पहले से, क्योंकि उनके बीच में एंगर आएगा और वो बोलेंगे, डिससेटिस्फैक्शन होगा कि यार सरकार कैसे अलाउ कर रही है इनको यहाँ पे रहना। तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली जरूरी ये है हमें, ठीक है, कि एक तो हमें बॉर्डर सिक्योरिटी को ना बहुत ही, ये जो हमारा इशू सबसे बड़ा बॉर्डर सिक्योरिटी में क्या है कि फेंसिंग तो हो नहीं पाई है, फेंसिंग नहीं हो पाई है, और हमारे बॉर्डर्स ना बड़े पोरस हैं। पोरस बॉर्डर्स मतलब आराम से इधर से उधर जाया जा सकता है, क्योंकि कोई स्ट्रक्चरल तरीके से तो बॉर्डर्स काटे नहीं गए। किसी ने जो कभी गया ही नहीं नॉर्थ ईस्ट, जो कभी गया ही नहीं नॉर्थ इंडिया की तरफ, हिमालयाज की तरफ, वो इंसान एक रूम में बैठकर मैप निकाला और उसको काट दिया। नाम नाम का उन्होंने रैडक्लिफ लाइन, मकमोहन लाइन, इस सब पे जाके सर्वे किया, कुछ नहीं किया उन लोगों ने बेसिकली, ठीक है। तो ये इशू है, और पहाड़ों के बीच से ही कहीं कटकर ऐसे निकलता है बॉर्डर, तो इसलिए इशू ये होता है कि हर जगह फेंसिंग करना बड़ा मुश्किल है और बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन हमें न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ फेंसिंग को को आगे बढ़ाना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स धीरे धीरे वर्क कर रहा है इसके ऊपर, और हमें टेक्नोलॉजी का यूज करके, ड्रोन सिस्टम्स का यूज करके हमें अच्छा सर्विलांस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आखिरी में क्या इंपॉर्टेंट है, एक सर्विलांस रखना जरूरी है कि सच में कौन से इन्फिल्ट्रेटर्स आ जा रहे हैं और कितने जो क्राइम्स हो रहे हैं, बॉर्डर क्राइम्स, ठीक है, उनको पूरा कंट्रोल रखने के लिए। तो जो इलीगली क्रॉस होगा बॉर्डर, उसको वहीं पे पकड़ लिया जाएगा और पूछताछ होगी, बैकग्राउंड चेक होगा, उसके बाद इफ ही और शी इज रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड और डिस्क्रिमिनेटेड इन देयर ओन कंट्री, तो उसके बाद फिर एक ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे एक उस पे एक्शन लिया जाएगा और उनकी हेल्प की जाएगी। लेकिन तब तक ऐसा नहीं हो सकता कि हर किसी को एंट्री दी जाए। बॉर्डर सर्विलांस को बढ़ाने के साथ साथ क्या होना चाहिए, जो वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स खड़ी है उनके लिए इक्विपमेंट जो हैं वो बहुत ही वो करने चाहिए, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स उनको देने की जरूरत है, ताकि वो जो अपने संभाल रहे हैं उन बॉर्डर्स को, ठीक है, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स, ताकि वो अच्छे तरीके से वहां पे बॉर्डर की सिक्योरिटी में अपना योगदान दे सके, ठीक है। तो ये चीजें कर सकते हैं आप बॉर्डर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, और इन्फिल्ट्रेटर्स को आने से रोक सकते हैं इस कंट्री के अंदर। लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो चाइना के ऊपर है। फिर से ये हमारा अभी तक 2013 से 2020 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे थे हम बैच में, अब ये दूसरे से तीसरा क्वेश्चन हो सकता है आपका कि फिर से चाइना के ऊपर क्वेश्चन आ गया। और क्वेश्चन क्या था, ऑफ कोर्स आना भी था, इतना इशू चल रहे थे चाइना के इस टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर भी क्या हो रहा था कि ये पूछ रहे हैं चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसीज इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया। अब ये इसका जो तरीके हैं, बेसिकली आप जानते हैं टैक्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके से चाइना जो है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू हमारे आसपास की जो कंट्रीज हैं उसमें कैसा इंपैक्ट डाल रहा है, या उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी है वहां पर, ठीक है। जैसे बहुत सालों से हम लोग देख रहे हैं, जब से चाइना जो है एक पोटेंशियल डेवलपिंग कंट्री बन रही है, एंड बड़े पोटेंशियल है उनके अंदर, एंड दे आर वेरी एडवांस्ड एंड वेरी डेवलपिंग इन दैट वे, बहुत अच्छी इकोनॉमी हो रही है। तो जब वो इकोनॉमिक पावर जब बन रही है, तब से हमने देखा है कि जो इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है, हम डिफाइन कर लेते हैं अपने आसपास और हमें क्या ज्यादा इंपैक्ट करता है, हम उस पर देखते हैं। इंडियन ओशन, चाइना सी एंड साउथ एशिया, यहां पे ना हमें बहुत सारा चाइना के एक पैटर्न समझ आया है कि चाइना बड़ा अग्रेसिव हो रहा है इन रीजन्स के अंदर, ठीक है। अग्रेसिव क्यों हो रहा है, सबसे पहले तो ये हो गया कि इट हैज टू बैलेंस द ग्रोइंग स्ट्रेंथ, या बैलेंस द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया जो बढ़ रही है धीरे धीरे, वो उसको, क्योंकि एशिया जैसे आप एक पावर बन जाओगे पूरे रीजन के अंदर, तो उसके बाद फिर अपने हिसाब से आप वहां की पॉलिसीज चेंज कर सकते हो। तो एक
पावरफुल इंडिया एक बहुत बड़ा इशू है चाइना के लिए, तो वो बहुत सारे तरीकों से अग्रेसिव हुआ है इंडिया की स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने में। जैसे मैंने अपने बैच में ही बताया था, यहाँ पे ही बता रहा हूँ, चाइना बहुत सारे तरीकों से धीरे धीरे प्रोपागेंडा कर रही है, नैरेटिव का पूरा काम चल रहा है इंडिया के अंदर। वो समझते हैं कि वेपन्स का कोई मतलब ही नहीं है अगर आप डेमोक्रेसी यूज करके, जो हमारे पास है, डेमोक्रेसी कैसी है कि कोई भी कुछ भी लिख सकता है इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑनलाइन, और हर कंटेंट डालने की आजादी है। ठीक है, ऑफ कोर्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट अगर आप डालोगे तो आपको जल्दी यूट्यूब आगे बढ़ाएगा और आगे आपको प्रमोट करेगा। अगर आप प्रो गवर्नमेंट हो तो डेफिनेटली वो आपको फिर या तो शैडो बैन लगा देगा या फिर किस तरीके से आपको आपकी वीडियोस पहुंचाने नहीं देगा। लेकिन बहरहाल इस पे नहीं जाते हैं। अग्रेसिव पॉलिसी में देखा जा रहा है कि जो चाइना है वो हमारी ही डेमोक्रेसी का यूज करके हमारी डेमोक्रेसी को प्रॉब्लम्स पहुंचा रही है। बहुत सारे तरीके की वीडियोस फैलाना, या फिर जैसे अभी अमित शाह जी का आप देखेंगे कि वो डीप फेक बना था, इस तरीके से नैरेटिव्स या प्रोपेगेंडा अपना फैलाना, या पुरानी न्यूज को दोबारा उजागर करना ताकि जो इलेक्शंस को है वो थोड़ा सा वो कर लिया जाए। अगर वो हमारे इलेक्शंस को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो हमारी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के साथ ही खेल रहे हैं। तो अग्रेसिव हो रहा है ताकि स्ट्रेंथ को बैलेंस कर सके। दूसरा, ये जो है ट्रेड जो है, मैक्सिमम जो है चाइना का ट्रेड वो कहां से जाएगा? साउथ एशिया में सबसे पहला है, और उसके साथ जो इंडियन ओशन के थ्रू उसका निकलता है, इसलिए अग्रेसिवनेस जो है ना वो देखने को बहुत मिलती है। और जो उसके टेरिटोरियल और मैरिटाइम क्लेम्स हैं, ठीक है, तीसरा टेरिटोरियल एंड कि ये जमीन मेरी है, एंड मैरिटाइम क्लेम्स जो है बेसिकली ये जो कर रहा है वो इस रीजन के अंदर, वहां से उसकी अग्रेसिवनेस दिखाई देती है और इस वजह से वो अग्रेसिव हो भी रहा है वो बहुत ज्यादा। तो साउथ एशियन रीजन में आप जानते हैं, वर्ल्ड वाइड सबको पता है कि किस तरीके से टेरिटोरियल क्लेम्स को वो करता है, और वो कोशिश वही कर रहा है कि सिर्फ इकोनॉमी की वजह से वो पॉलिटिकली भी यहाँ पे अपनी डोमिनेंस को बरकरार रख सके और बहुत ज्यादा लेवल पे लेके जा सके। ठीक है, अब ये हमने बैकग्राउंड देखा है कैसे अग्रेसिवनेस दिख रही है और किस टर्म्स पे अग्रेसिवनेस दिख रही है चाइना की। अब हम आगे बात करते हैं कि चाइना की पॉलिसीज हैं क्या हमारे कंट्रीज के आसपास। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसीज। समझते हैं, एक पूरा बैकग्राउंड लेंगे ताकि ऐसा क्वेश्चन तो कवर कर ही लें, इसके अलावा भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम आराम से उस पर फोकस कर सकें। पहले चलते हैं पाकिस्तान पे। इस तरफ है पाकिस्तान, अब कब तक है ये नहीं पता, आई होप बहुत लंबे वक्त तक ना हो, लेकिन हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान है। मतलब आई रियली वांट कि ऐसा टाइम आए जिसमें विल बी आस्किंग कि ये जो मैप्स हैं पुराने वाले सारे वो फाड़ के फेंक दें, अब नया मैप आया है वर्ल्ड का, बट देयर इज नो पाकिस्तान। बट स्टिल ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं ऐसा। तो पाकिस्तान के साथ इशू क्या है? हमारे को इशू आजकल देखने को मिल रहा है कि चाइना जो है ना इकोनॉमिकली पैसा डालकर पाकिस्तान में एक आगे वाले वक्त के लिए, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं ये अभी, क्योंकि ये एक पॉलिसी धीरे धीरे जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को समझ आनी शुरू हो रही है। आज जो चाइनी जो है पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान ऐसा जगह है, ग्रेवयार्ड ऑफ ऑल मनी, पैसा आता है गायब हो जाता है। चाइना जो सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, और वो किसका काम किस कॉरिडोर के किस चीज इनिशिएटिव के अंदर आता है? बीआरआई, विच इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो फ्लॉप हो रहा है। और ऑफ कोर्स यूरोप जो है उसको समझ आ गया है चाइना की इंटेंशंस कैसी हैं, वो भी बाहर निकल रहा है इससे, और पाकिस्तान में जितनी भी इन्वेस्टमेंट की थी वो गायब होती जा रही है बिकॉज ऑफ टेररिज्म। बहरहाल हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम ये करेंगे कि वो कर क्या कह रहे हैं यहाँ पे। तो चाइना इकोनॉमिकली पावरफुल करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को, और छाबहार पोर्ट, और आपने वो सुना होगा ग्वादार पोर्ट, ठीक है, ग्वादार पोर्ट का आपने नाम सुना होगा। तो ग्वादार पोर्ट की पूरी डेवलपमेंट हो रही है ताकि उस जगह पे ना जो हमारा छाबहार पोर्ट बनने वाला है उसको एक तरीके से आप बैलेंस कर सको। मेरी आवाज चली गई, सॉरी। अभी अभी गई है ना, ऐसा तो नहीं कि बहुत टाइम से नहीं आ रही थी। अभी गई थी। ओके, थैंक यू।
तो ग्वादर पोर्ट के बहुत बड़ा फोकस दिया जा रहा है ताकि जो मैरीटाइम लेवल पे इस एरिया में जो हमारा, क्योंकि रेड सी और पर्शियन गल्फ जाने का एक बहुत अच्छा रास्ता है हमारे लिए, इस रास्ते को ब्लॉक करने के लिए और पाकिस्तान की एक धीरे धीरे प्रेजेंस लाने के लिए इंडियन ओशन के हमारे अरेबियन सी वाले एरिया में, और आगे जाके हमारे लिए एक डिफेंस के मामले में, मैरीटाइम डिफेंस के मामले में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने के लिए धीरे धीरे चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसीज पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। दे वांट टू मेक पाकिस्तान एज अ कंटेंडर ऑफ इंडिया इन दिस एरिया, अरेबियन सी वाला एरिया। ऑफ कोर्स वो होगा नहीं, लेकिन स्टिल दे आर ट्राइंग रियली हार्ड टू गेट पाकिस्तान बैक ऑन द ट्रैक। तो इस तरीके से यहाँ पे वो कर रहा है ताकि जो रीजनल हब जो है पाकिस्तान को बना सके और अपने लिए एक लॉन्चिंग पैड बना सके। लॉन्चिंग पैड का मतलब समझ रहे हैं कि पाकिस्तान उस पर इतना निर्भर हो जाए धीरे धीरे इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद कि आप ये देखेंगे कि फिर चाइना अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी बनाना वहां पे शुरू कर देगा। और चाइना को ऑफ कोर्स अरेबियन सी में डायरेक्ट प्रेजेंस तो है नहीं चाइना की, चाइना तो ऊपर की तरफ आता है। तो उनके लिए क्या फायदा हो कि वो अगर अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर ही बना लेंगे तो अरेबियन सी में हमें बहुत हद तक, और अरेबियन सी के जो रिसोर्सेज हैं, इंडियन ओशन के पूरे रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर भी बहुत हद तक वो अपनी पूरी मोनोपोली बनाने की कोशिश करेगा। ये चल रहा है पाकिस्तान में। यहीं पे हम नीचे बात करें नेपाल की। नेपाल में आप जानते हैं कि इकोनॉमिकली अब अच्छा, एक और बहुत बड़ा इशू आपने नेपाल में भी देखा होगा, नेपाल के 100 रुपीज नोट से कुछ चेंज हो रहे हैं। यू नो दिस, मैप्स को वो अपना जो अपना समझते हैं कि ये पूरा एरिया हमारा है, वो लिम्पियोधरा और वो काला पानी, ठीक है, ये वाला सारा एरिया आपको याद होगा, जो थोड़े टाइम पहले एक इशू चल रहा था इंडिया और नेपाल के बीच में। ऑफ कोर्स वो केपी ओली गवर्नमेंट के साथ। सर वो आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन नहीं दिख रही? वन सेकेंड। अब दिख रही है? हाँ सर अब हो गया। हाँ जी, थैंक यू। तो नेपाल के साथ हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ बॉर्डर टेंशंस थे नेपाल के साथ। केपी ओली गवर्नमेंट के टाइम पे वो थोड़े ठीक हो गए थे, लेकिन ये दोबारा बॉर्डर टेंशन शुरू हो रहे हैं। बहुत अच्छे हद तक अच्छे तरीके से हमारे रिलेशन चल रहे थे कुछ 2-3 साल से, लेकिन ये इश्यूज जो हैं अब ये दोबारा आने जाने लग गए हैं। ठीक है, तो अभी दोबारा क्या हो रहा है कि ये इशू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है इस एरियाज में वो बढ़ रही हैं, और डेफिनेटली वो यही चाहते हैं, चाहे आप मालदीव्स में देख लीजिए, श्रीलंका में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, म्यांमार में देख लीजिए, सीधा का सीधा तरीका ये है कि उनकी पॉलिसीज को इम्पैक्ट करे डायरेक्टली कौन? चाइना, और वो एंटी इंडिया हो जाए ताकि इंडिया जो है इस एरिया के अंदर फंस जाए, इन द सेंस चारों तरफ से घेर लिया जाए उसको। तो यही कोशिश कर रहा है वो कि चारों तरफ से घेर कर और उसको वल्नरेबल कर दिया जाए इंडिया को। इसलिए बहुत सारी प्रेजेंस या इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स आपको नेपाल के अंदर भी देखने को मिलेंगे चाइना के जो हैं। साथ में म्यांमार की बात करें तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है रोड्स में है और इन सब में, म्यांमार वाले एरिया में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के राइट में जो आता है, यहाँ पे रोड्स पे देख लीजिए, रेलवेज, ब्रिजेस जितने ही बन रहे हैं, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है हमें चाइना की। अब चाइना की पॉलिसी आप जानते हैं, इकोनॉमिकली शुरू करता है और धीरे धीरे पॉलिटिकली जो है वो अपने आप को वहां पे स्ट्रॉन्ग कर लेता है, डोमिनेंस क्रिएट कर लेता है, घुसता है मिलिट्री सप्लायर की तरीके से, और उसके बाद फिर लोकल एलिट्स और पार्टनर्स के साथ हाथ वारा मिला के फिर इट गोज ऑन टू प्रोवाइड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विद डिफर्ड। ठीक है, अच्छा, ये एक और इशू है। क्या होता है कि आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट देखेंगे किसकी? चाइना की, जब धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स में लगनी शुरू होती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि चाइना का ही प्रोजेक्ट, उसमें चाइना के लोग ही काम कर रहे होते हैं। तो इशू क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट आनी चाहिए उस एरिया के अंदर वो दिख नहीं रही है। फायदा कुछ हुआ नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सबसे पहला जो फायदा होता है वो तो एम्प्लॉयमेंट होता है, उसके बाद जो उसके रिटर्न्स आएंगे वो अलग बात है। लेकिन इन्वेस्टमेंट जब कर रहे होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होता है, उस वक्त एम्प्लॉयमेंट ही नहीं आ रही है, तो आपका सारा मेजर पर्पस ही खत्म हो गया। तो उन्हीं के लोग वहां काम कर रहे होते हैं, उन्हीं की कंपनीज को वहां पे बनाने को दिया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट एक टाइम के बाद फिर क्या होता है कि चाइना नहीं कर रही होती वो प्रोजेक्ट में, चाइना का बस नाम होता है, वही कंट्री अपने ही कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन बना कौन रहा है? चाइना। पैसा कहां जा रहा है? चाइना में।
डेट के थ्रू भी, और एम्प्लॉयमेंट भी किसको मिल रही है? चाइनीज को। अब आपको गेम समझ आएगा। ये आपने नहीं नोटिस किया होगा और नहीं पढ़ा होगा, मिस हो गया होगा आपसे। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। धीरे धीरे मिलिट्री सप्लायर से वो जो चेंज करता है ना अपना पूरा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, लेकिन वो सिर्फ चाइना की ही जेब भर रहा होगा। ठीक है। अब 3 कंट्रीज मैक्सिमम बहुत है आपके लिए। श्रीलंका में आपने देख लिया है, पोर्ट्स जो है वो 99 ईयर्स की लीज पे ले लिया है, और बहुत सारी जो एक्टिविटीज है मॉलडीव्स के अंदर भी, विच इज अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, वो एंटी इंडिया हो रही है, गो इंडिया, लीव मॉलडीव्स, ये सब चल रहा है। जो वहां पे भी क्या हो रहा है, चाइनीज इकोनॉमिक प्रेजेंस वहां पे बढ़ रही है, एंड देयर पॉलिटिकल वेंजेंस जो इंडिया के साथ है, वो फिर अपनी ये कंट्रीज जहां पे पैसा डाल रहा है उनके भी आवाज में और उनकी बातों में भी वो दिखाई देती है। फिर तो इकोनॉमिक पॉलिसी से क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके से वल्नरेबल करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया को चारों तरफ से। अच्छा, अब ये पॉलिसीज में मैंने बताया कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट आती है नाम की, उसमें भी काम कौन कर रहा होता है? चाइना के ही कॉन्ट्रैक्टर, और एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही होती है चाइना को। उसके बाद एक टाइम के बाद जो कैपिटल भी इन्वेस्ट हो रही होती है उस प्रोजेक्ट में, वो भी चाइनीज नहीं होती। उसके बाद वो खुद वो वाली कंट्रीज ही दे रही होती हैं। अब जैसे सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज अगर इंपॉर्टेंट होती, डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होता, तो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स जो बना रखे हैं वो अभी बंद होने की कगार पे आ चुके हैं, क्योंकि वो उन एरियाज में बनाए गए हैं जिन एरियाज के अंदर चीजें ही नहीं है, वहां पे लोग ही नहीं है, फुटफॉल ही नहीं है लोगों का। श्रीलंका में बनाया गया था, वो आज बंद है, उसका कोई काम नहीं हो रहा है, इट इज यूजलेस, और उसको बंद करना पड़ रहा है। रोज के बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान कौन झेलेगा? चाइना ने तो बोल दिया भाई हमने बना दिया, एयरपोर्ट संभाल लो। अब रोज उस एयरपोर्ट को मेंटेन करने का जो पैसा लग रहा है, और उतने लोग फ्लाई ही नहीं कर रहे, उससे तो पैसा किसकी जेब में से जाएगा? उस कंट्री की जेब में से जाएगा। वही वाला इशू हो रहा है यहां पे, ठीक है। अच्छा, चाइना जियोपॉलिटिकल से निकल के ना अब पता है किस तरफ जा रहा है? जियोपॉलिटिकल से निकलकर यह हमें साफ दिखता है जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहा है। वो सारी की सारी जो ज्योग्राफीज हैं उनके आसपास, उसको इकोनॉमिक के थ्रू वो इंपैक्ट करने की और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, या फाइनेंशियल सिस्टम दिख रहा है इन कंट्रीज का, इससे बियॉन्ड ये जो जियो इकोनॉमिक्स का पूरा सीन चल रहा है कि कैसे इकोनॉमिकली यूज करके उनको, और फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपनी जो है उन कंट्रीज से एक्सरसाइज कराई जाए, धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर लिया जाए। तो ये सारी चीजों में दिखता है कि किस तरीके से चाइना जियो पॉलिटिक्स तो है ही, अब जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? हम एक बात को समझ लें कि सबसे पहले तो हमारी जो फ्रैगमेंटेड पॉलिसी है, या इनएक्टिव पॉलिसी बोल सकते हैं, कौन सी पॉलिसी? फ्रैगमेंटेड और इनएक्टिव इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। हम लोग ये बोलते हैं बस, लेकिन कहीं पे अच्छे तरीके से ये पॉलिसी को लिखा नहीं गया है कि उसको फॉलो किया जा सके। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी या नेबर फर्स्ट पॉलिसी, ये आप देख सकते हैं, ये अभी फ्रैगमेंटेड है, इनएक्टिव है, अच्छे तरीके से काम नहीं किए गए। या फिर रीजनल एसोसिएशंस या रीजनल ग्रुपिंग्स, लाइक कौन सी है? सार्क हो गई, बिम्स्टेक हो गई, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली बता रहा हूं। बाकी BBIN वगैरह ये सब चीजें भी आप देखोगे, लेकिन मैं सार्क और बिम्स्टेक की बात करता हूं। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि जो एक्टिव तरीके से अग्रीमेंट्स होने चाहिए बिटवीन द नेबर्स, वो नहीं हो पा रहे हैं, जिससे द नेबर्स आर फीलिंग आइसोलेटेड। ठीक है, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है हमें कि यहां पे हमें इनके साथ रीजनल ग्रुपिंग्स को दोबारा रिवाइव करना चाहिए, ताकि जो धीरे धीरे, बिकॉज दे डू नॉट हैव इंडिया बिसाइड्स देम, तो अब क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे जो टिल्ट चाइना की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे हमारी तरफ आए, बिकॉज वी हैव द केपेबिलिटी टू इन्वेस्ट, बिकॉज वी हैव बीन इन्वेस्टिंग इन अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल कंट्रीज बहुत टाइम से।
तो हम उनके लिए एक बहुत अच्छा कंधा बन सकते हैं, उनको अगर जरूरत है तो रीजनल ग्रुपिंग्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए ये जो सार्क और बिम्स्टेक को एक्टिवली हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पे बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े जो हमारे यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं और लोगों को साथ में जोड़ना पड़ेगा। स्टेक होल्डर्स सभी जो हैं इन्वॉल्व इसमें, उसको ज्वाइन करना जरूरी है। और इनएक्टिवली हम सीधा का सीधा आइसोलेट पाकिस्तान को जो कोशिश कर रहे हैं करने की, उसको हम टेबल टॉक से भी कर सकते हैं। और हमें और टेबल टॉक्स इन्वॉल्व करनी चाहिए नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, मालदीव्स के साथ और श्रीलंका के साथ। उससे क्या होगा कि ट्रस्ट बिल्ड होता है और लॉयल्टी बिल्ड होती है नेबरहुड में। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी हमें। तो उससे क्या होगा कि जो ये धीरे धीरे इनका जो झुकाव है, टिल्ट है जो चाइना की तरफ, वो कम होगा एंड विल बी एबल टू एक्चुअली बी इन गुड रिलेशंस विद देम, ताकि हमें आइसोलेशन से हम बच सके और वो जो हमें वल्नरेबल करने की कोशिश कर रहा है वो हम ना हो, एंड वी कैन इमर्ज एज अ लीडर फॉर साउथ एशिया। साउथ एशिया का लीडर बनना पड़ेगा हमें, बिकॉज साउथ एशियन कॉन्टिनेंट, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके ऊपर ही हैं सारे। तो हमें इनका लीडर बनने की जरूरत है ताकि हम इन्हें सही अप्रोच के साथ ले जा सकें एंड उनकी इकोनॉमीज को भी फिर